खैर सम्राट को रखेले रखनी ही पड़ती हैं, तो 100 और 1000 में क्या फर्क है? ज़िया रुकीन ने कहा। ज़ेड अवाक रह गई। 12वें चंद्रमा के 23वें दिन के बाद नया साल आ जाएगा। सम्राट के लिए इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। हालांकि अब काम खत्म करने का समय आ गया था, फिर भी साल के अंत के कई काम मंडरा रहे थे। झाओ जुनियाओं को फुर्सत कैसे मिलती? उन्होंने अदालत में आना बंद कर दिया था, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से आई याचिकाओं का ढेर जरा भी कम नहीं हुआ था। वह पूरे दिन शाही अध्ययन कक्ष में बैठा रहता था। वह आधे महीने से हरम नहीं गया था। शेया रुकीन ने सहानुभूति व्यक्त की। इतनी सारी रखेले रखने का क्या फायदा अगर उनके साथ सोने का भी समय न हो? उसने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन ये शब्द वह जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। ज़ेड उसे इतना परेशान करती कि मानो वह मर ही जाती। इस समय शाही अध्ययन कक्ष के बाहर हाय दाशिक ने भेद सूचियों का एक विशाल ढेर प्रस्तुत किया। ये विभिन्न क्षेत्रों से नववर्ष की भेंटें और पड़ोसी देशों से उपहार हैं। कृपया सम्राट इन्हें देखें। ली शेनगान ने उन्हें लिया और सम्राट के सामने पेश किया। सम्राट, ये भेंटों की सूची है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने इन्हें पहले ही पंजीकृत कर अभिलेखागार में सुरक्षित कर लिया है। झाओ जुनियाओं ने पलक तक नहीं झपकाई। इन्हें एक तरफ रख दो, मैं इन्हें आज रात देख लूंगा। हाँ, ली शेनगान ने इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। झाओ जुनियाओं की निगाहें कठोर थी, जो उनके सामने रखी याचिकाओं पर टिकी हुई थी। उनके हाथ में मौजूद शाही ब्रश सिंदूर में डूबा हुआ था और सिंदूरी रंग की शाही टिप्पणियां कागज पर उभर रही थी। कमरे में केवल कभी कभार कागज पलटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ली शेनगान बाहरी कक्ष में कुछ दूरी पर चुपचाप खड़ा था, किसी भी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे आकाश में अंधेरा छा गया। फैन बेनफू चांदी की ट्रे लेकर बाहर खड़ी थी, न तो बाहर जाने की हिम्मत कर रही थी और न ही अंदर जाने की। ली शेनगान उनसे मिलने बाहर आई। भाई ली, इस समय क्या सम्राट किसी को बुलाने का इरादा रखते हैं? ली शेनगान भी थोड़ी हिचकिचा रही थी। सम्राट ने कोई आदेश नहीं दिया है, आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? फैन बेनफू के पास वहीं खड़े रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही ली शेनगान अंदर लौटे, झाओ जुनियाओ अचानक बोले, आज रात लेडी ज़िया मेरी सेवा में हाजिर रहें। ली शेनगान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। इसके बाद वह आदेश देने के लिए जल्दी से बाहर चला गया। ठीक है, सम्राट ने शिया जेलू की पट्टिका का चयन कर लिया है, उसे सेवा के लिए यहाँ लाया जाए। फैन बेनफू ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी ट्रे लेकर चली गई। वाह, शिया जेलू सचमुच भाग्यशाली है। अच्छा हुआ कि मैं हमेशा उसके प्रति विनम्र रही, उसे नाराज करना बहुत बुरा होता। महारानी युनपिन को पदावनत कर दिया गया था और बार बार पीटा गया था। कुछ समय के लिए पूरे हरम ने उसकी बदकिस्मती पर खुशी मनाई और उसकी दुर्दशा पर हंसे। इस बार पदावनत की गई दूसरी व्यक्ति लेडी शी की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह पूरी तरह से हताश लग रही थी। आदरणीय लेडी लैन, जिनका उनसे सबसे घनिष्ठ संबंध था, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उनके पास लीजिंग पवेलियन में प्रतिदिन उनके साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या खाना अच्छा नहीं था? कोई बात नहीं, आदरणीय देवी लैन अपने हिस्से का आधा खाना बांट देंगी। क्या व्यंजन स्वादिष्ट नहीं थे? कोई समस्या नहीं, वह अपना हिस्सा देवी शी को दे देंगी। यदि खरगोश की देखभाल करना मुश्किल होता, तो आदरणीय देवी लैन उसे अपने महल में ले जाकर देवी शी की ओर से उसकी देखभाल करती। हालांकि लेडी शी को पदावनत कर दिया गया था, लेकिन उनके दिन वास्तव में कठिन नहीं थे। इसके लिए वह बेहद भावुक हो गई। बड़ी बहन लैन, आपके बिना मुझे डर है कि मैं इस हरम में मर जाऊंगा। सिस्कियां, आदरणीय लेडी लैन अपने आंसुओं से व्याकुल हो गई। तुम रोना बंद करो। हम महल में एक साथ दाखिल हुए थे, है ना? क्योंकि वे एक समान पारिवारिक पृष्ठभूमि से आई थी, इसलिए चयन प्रक्रिया के दौरान उनकी मुलाकात हुई थी। दो भोली भाली लड़कियां, उन्होंने बहनें बनने, सुख सुविधाओं को साझा करने और कठिनाइयों को एक साथ सहने का संकल्प लिया था। आदरणीय लेडी लैन बेहद भावुक थी और उनकी इच्छा थी कि वे अपना पूरा दिल लेडी शी को दे सकें। जहां तक लेडी शी की बात है, एक तरफ खड़े डोंचा को ये सब देखना कुछ हद तक असहनीय लग रहा था। शाम ढलते ही आदरणीय लेडी लैन को जाना पड़ा। लेडी शी अनिच्छा से उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। बड़ी बहन लैन, आपको कल फिर आना होगा। आदरणीय लेडी लैन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं कल सुबह सबसे पहले आऊंगी। डोंचा, बड़ी बहन लैन को मेरे लिए बाहर ले आओ। डोंचा ने उत्तर दिया, हाँ। आदरणीय लेडी लैन बार बार कहती रही कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस कुछ ही कदम दूर है। लेडी शी ने जोर दिया और आदरणीय लेडी लैन को सहमत होना पड़ा। जाने से पहले लेडी शी ने एक बात याद दिलाते हुए कहा, डोंचा, बड़ी बहन लैन को विदा करने के बाद तुम्हें जल्दी वापस आना होगा। इसका स्पष्ट अर्थ था, डोंचा को कुछ भी ऐसा नहीं कहना था जो उसे नहीं कहना चाहिए। डोंचा एक पल के लिए चौंक गई। उसने अपने होंठ काटे और सिर नीचे कर लिया। हाँ, डोंचा झाओ हुआ पवेलियन से लौटी। लीजिंग पवेलियन की बत्तियां बुझ चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वे कब बुझी। चौंककर डोंचा तेजी से वहां पहुंचा। मेरी हमदम, उसने सावधानी से दरवाजा खोला। मेरी हमदम, अंधेरा हो चुका है, क्या हम दीपक नहीं जलाएंगे? वह धीरे धीरे अंदर चली गई। उसका इरादा माचिस की डिब्बी ढूंढकर दीपक जलाने का था। अचानक लेडी शी उनके पीछे एक मोमबत्ती लिए हुई प्रकट हुई। तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से अधीरता थी। डोंचा बुरी तरह डर गई और तेजी से घूम गई। उसके चेहरे के नीचे से ऊपर की ओर आती धुंधली मोमबत्ती की रोशनी ने लेडी शी को एक अजीबोगरीब रूप दे दिया। उसका चेहरा कुछ हद तक भयावह और डरावना था। डोंचा हौंकते हुए बोला, आह, मेरी मालकिन। लेडी शी चुप रही। उन्होंने मोमबत्ती से दीपक जलाया और अंततः कमरा रोशन हो गया। बेकार की चीज, ये कहते हुए उसने लात मारी और डोंचा तुरंत जमीन पर गिर गया। दीपक जलाने के बाद लेडी शी नर्म सोफे पर बैठ गई और डोंचा पर तिरछी नजर डाली। आपने कुछ ऐसा तो नहीं कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था, है ना? डोंचा कांप उठा। इस नौकर ने तो मेरी मालकिन को जवाब भी नहीं दिया। लेडी शी ने ठंडे लहजे में उपहास किया, अब ठीक है, उठो। फिर उसने पूछा, आज क्या सम्राट ने किसी को बुलाया था? डोंचा धीरे धीरे खड़ा हुआ। मेरी मालकिन को जवाब देते हुए जब ये सेवक अभी लौटा तो मैंने देखा कि हिजरा फैन किंग्या निवास की ओर जा रहा था। लेडी शी की निगाहें तीक्ष्ण और भेदक हो गईं। किंग्या निवास, उसकी भौहें तन गईं। ये सही नहीं है। लेडी शिया को विशेष पसंद किया जाता था। लेडी शी ने लंबे समय से जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे उसमें कोई विशेष क्षमता नजर नहीं आई थी। सुंदर, हरम में कौन सी स्त्री सुंदर नहीं है? उसकी एकमात्र उल्लेखनीय बात उसका जीवंत और मनमोहक व्यक्तित्व है। इसलिए लेडी शी ने जानबूझकर मासूमियत का नाटक किया और चंचल होने का दिखावा किया। दरअसल सम्राट ने कुछ मौकों पर उन पर कृपा की थी, लेकिन मैं अभी लेडी ज़िया से मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही हूँ? मुझसे कहाँ गलती हुई? लेडी शी के चेहरे पर द्वेष झलक रहा था। उनकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। लेडी शिया में ऐसी क्या खूबी है कि सम्राट सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हैं? जाहिर है, मैं भी बहुत जिंदा दिल और प्यारी हूँ। डोंचा ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर सोचने के बाद लेडी शिया धीर हो गई और उन्होंने अपना हाथ हिला दिया। जाओ, शियाओ ज़ुज़ी को अंदर आकर सेवा करने के लिए कहो। ज़ियाओ ज़ुज़ी उसका भरोसेमंद हिजड़ा था। डोंचा ने हाँ कहकर जवाब दिया और चला गया। ज़ियाओ ज़ुज़ी अंदर आया और उसने सम्मान व्यक्त किया। महामहिम, लेडी शी ने सोच समझकर सिर हिलाया। शियाओ ज़ुज़ी, मुझे बताओ, क्या सम्राट को वास्तव में मुझ पर शक है? या शियाओ ज़ुज़ी ने ऊपर नहीं देखा, बल्कि एक धूर्त मुस्कान दी। महारानी, लगता है आपको गलतफहमी हुई है। आप महल में कृपा पाने के लिए नहीं आई हैं। लेडी शी अधीर हो रही थी। अगर मैं कृपा पाने की कोशिश नहीं करूंगी तो मैं और क्या कर पाऊंगी? अगर मुझे हमेशा कुचला जाता रहेगा तो मैं क्या हासिल कर पाऊंगी? शियाओ ज़ुज़ी ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और कुछ नहीं बोला। उसने मन ही मन सोचकर देखे तो ये सच है। हरम में अगर आपको पसंद नहीं किया जाता तो आपकी कोई कीमत नहीं है। मुझे अभी भी लेडी शिया के करीब जाना है। वो इतनी प्रिय है, मैं भी हो सकती हूँ। लेडी शी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। सम्राट को जो भी पसंद हो, मैं वैसा होने का दिखावा कर सकती हूँ। मालकिन और नौकरानी काफी देर तक बातें करती रही। उसके बाद आखिरकार शियाओ ज़ुज़ी बाहर आई। डोंचा ने नौकरों के क्वार्टर में ये सब देखा। अचानक उसके दिल में निराशा छा गई, मानो वह कीचड़ में फंसी हो और उसे बचाने वाला कोई न हो।
रात में ज़िया रुकिंग को झाओचेन महल में बुलाया गया। झाओ जुनियाओ दिन भर याचिकाओं की समीक्षा कर रहे थे और अब थोड़े थके हुए थे। इसलिए ज़िया रुकिंग ने बड़ी समझदारी से आगे बढ़कर आज्ञाकारी होने का नाटक किया। सम्राट, मुझे महाराज के कंधों की मालिश करने दीजिए। अब चौथे स्थान पर पहुंचकर उसे आखिरकार खुद को गुलाम कहने की जरूरत नहीं थी। ज़िया रुकिंग को अपने दिल में थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ। झाओ जुनियाओ लाउंज कुर्सी पर लेट गई और सहमति में हल्की सी आवाज निकाली। ज़िया रुकिंग उत्सुकता से उसके पास दौड़कर आई। झाओ जुनियाओ उपहारों की सूची देख रही थी। साल के अंत में पड़ोसी देश एक दूसरे को बधाई उपहार देते थे, जो एक प्रथागत आदान प्रदान था। आमतौर पर आपके पास जो भी होता था, आप वही देते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम के लियाओदोंग और दक्षिण पश्चिम के बर्बर कबीलों से भेजे जाने वाले उपहारों में आमतौर पर फर और जानवरों की खाल शामिल होती थी, जबकि दक्षिणी महासागर से वे तरह तरह की अजीब और अनोखी वस्तुएं भेजते थे, जैसे कि अगेट, कैप्साइज स्टोन और इसी तरह की अन्य वस्तुएं। महान चू राजवंश के लोग भी दूसरों को उपहार देते थे। आमतौर पर इनमें रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय जैसी वस्तुएं शामिल होती थी। हालांकि महान चू राजवंश में ये वस्तुएं विशेष रूप से मूल्यवान नहीं थी, लेकिन विदेशों में पहुंचने पर इनका महत्व बढ़ गया। आखिरकार दुर्लभता से मूल्य बढ़ता है, ये सिद्धांत सर्वव्यापी है। ज़िया रुकिंग झाओ जुनियाओ के कंधों की मालिश कर रही थी, लेकिन किशोरावस्था की होने के कारण जिसने कभी कोई शारीरिक श्रम नहीं किया था, उसके हाथ हरे प्याज की तरह कोमल और कमजोर थे। इसलिए मालिश करने के बजाय ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे गुदगुदी कर रही हो। झाओ जुनियाओ जैसे सुगठित मांसपेशियों वाले व्यक्ति के लिए शायद ये गुदगुदी जैसा भी नहीं था। ग्राउंड ड्रैगन फ्लो हीटिंग से कमरा गर्म हो गया था, इसलिए उसने सिर्फ एक ही चोगा पहना हुआ था। पतले कपड़े के ऊपर से उसके कोमल हाथ लयबद्ध तरीके से उसकी त्वचा को छू रहे थे। उसके दिल में गुदगुदी सी हुई और उसका गला सूख गया। मुझे चाय पिलाओ। ज़िया रुकिंग उछलती कूदती हुई गई और गर्मागर्म चाय का प्याला लेकर लौटी। पानी पीने के बाद झाओ जुनियाओ को पहले से भी ज्यादा प्यास लगने लगी, लेकिन उसने अभी तक उपहारों की सूची पूरी तरह से नहीं देखी थी। झाओ जुनियाओ का विवेक और आत्मनियंत्रण अभी भी बरकरार था। ज़िया रुकिंग लगातार मालिश करती रही, रुक नहीं पा रही थी। जल्द ही उसके हाथों में दर्द होने लगा और उसकी हरकतें धीमी हो गईं। एक के बाद एक मालिश करती रही। झाओ जुनियाओ को अब ऐसा लग रहा था कि कंधों पर उन कोमल हाथों का स्पर्श किसी कंधे की मालिश जैसा नहीं था। स्पर्श, दबाव, ठहरना, घुमाना, बुलाना, मूर्त होते हुए भी मायावी। खांसी खांसी, उसने 2 बार खांसा, मानो गंभीर मुद्रा बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। झाओ जुनियाओ को लगा कि वह अपना आपा खोने लगा है। अभी भी बहुत गर्मी थी। वह थोड़ी देर और मालिश करती रही। झाओ जुनियाओ के दिमाग में तर्क और ईमानदारी को नियंत्रित करने वाली शक्ति अचानक उसके निचले हिस्से पर केंद्रित हो गई। उसने उपहारों की सूची को एक तरफ फेंक दिया। किंग किंग, मैं दिन भर से थकी हुई हूँ, चलो जल्दी नहाकर सो जाते हैं। ज़िया रुकिंग मन ही मन सम्राट की आलोचना करते हुए उनके कंधों की मालिश कर रही थी। साथ ही वह चुपके से उपहारों की सूची पर नजर डाल रही थी कि उसमें कौन कौन सी मनपसंद चीजें हैं। लेकिन इससे पहले कि वह सूची को अच्छी तरह देख पाती, सम्राट ने उसे फेंक दिया। उसे झाओ जुनियाओ की बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी और वह पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, झाओ जुनियाओ ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। झाओचेन महल का स्नानघर महल के अन्य सभी स्नानघरों से कहीं अधिक आलीशान था। विशाल सफेद संगमरमर का कुंड स्वच्छ निर्मल झरने के पानी से भरा हुआ था और उस पर फूलों की पंखुड़ियां धीरे धीरे तैर रही थी। झाओ जुनियाओ ने महल के सेवकों को बेरुखी से विदा किया और पूरी तरह से कपड़े पहने हुए ज़िया रुकिंग को पानी में फेंक दिया। ज़िया रुकिंग सिर के बल पानी में कूद गई। उसे जबरदस्त झटका लगा। बाथटब इतना बड़ा था कि उसमें तैरा जा सकता था। इस गति से तो कोई सचमुच डूब भी सकता था। सम्राट, ज़िया रुकिंग ताज़ी हवा के लिए हौंकते हुए सतह पर आने के लिए संघर्ष कर रही थी। अप्रत्याशित रूप से झाओ जुनियाओ भी पानी में कूद गया। पानी के भीतर सांस रोके हुए उसने जल्दी से ज़िया रुकिंग को ढूंढ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसने उसे जोर से चूमा और अपने मुंह में भरी हवा उसे पिला दी। ज़िया रुकिंग का दिमाग सुन्न पड़ गया। घोर निराशा के कगार पर खड़ी उसे अचानक ऑक्सीजन मिली, मानो उसका पुनर्जन्म हुआ हो। उसने भी बेताबी से उसे चूमा, मानो और भी ज्यादा प्यार पाना चाहती हो। झाओ जुनियाओ ने बिना किसी संकोच के अपना सब कुछ उसे दे दिया। दोनों ने पानी के अंदर न जाने कितनी देर तक जोश से एक दूसरे को चूमा। आखिरकार आखिरी क्षण में भीगे हुए मुर्गों की तरह वे बाहर निकले और पूल के किनारे लेट गए, हौंकते हुए सांस लेने के लिए। सांस रोके रखने से ज़िया रुकिंग के गाल लाल हो गए थे और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। वह बेजान होकर झाओ जुनियाओ की बाहों में गिर पड़ी। वह शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराया। किंग किंग, उसे कितना अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि कब क्या हुआ, लेकिन जिसने कभी किसी औरत को चूमा नहीं था, अब उसे चूमना इतना अच्छा लग रहा था। अगर उसे जीने का मौका मिले तो वह हमेशा के लिए पानी के अंदर ही रहना चाहेगा और बाहर नहीं आना चाहेगा। वह बस इसी तरह चूमता रहना चाहता था कि किंग किंग उसे उसी तरह तरसती रहे जैसे अभी तरस रही थी, उसे लेती रहे, उस पर निर्भर करती रहे। वह आनंद में इतना डूबा हुआ था कि उसका पूरा अस्तित्व उत्तेजना से भर गया था। अगर हो सके तो वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसने नीचे देखा तो पाया कि ज़िया रुकिंग के गाल लाल हो गए थे और उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके भीतर की आग और भड़क उठी और उसका छोटा भाई पूरी तरह से तैयार था। झाओ जुनियाओ ने उसे धीरे से पूल के किनारे बिठा दिया और फिर अचानक हुए दर्द ने ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही ज़िया रुकिंग को काफी हद तक होश में ला दिया। फिर सम्राट, सिसकते हुए स्वर में ज़िया रुकिंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। सम्राट, सम्राट, उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह सचमुच इसे सहन नहीं कर पा रही थी। झाओ जुनियाओ अभी उस अवर्णनीय आनंद में डूबा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब से महिलाओं के साथ सोना अब केवल संतानोत्पत्ति के लिए नहीं रह गया था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अन्य महिलाओं में उसकी रुचि कब खत्म हो गई। वह बस उसके साथ सोना चाहता था। भले ही वह अन्य महिलाओं के साथ मुश्किल से ही संबंध बना पाता था, लेकिन उसके मन में वही एक थी, किंग किंग, मुझे एक बच्चा दो। उसे अचानक उनसे बच्चा चाहिए था। ज़िया रुकिंग को चक्कर आ रहा था और वह थोड़ी परेशान भी थी। उसने सोचा, क्या मैं गर्भधारण कर भी सकती हूँ? अभी तक तो गर्भधारण नहीं हुआ है, लेकिन अगर गर्भधारण हो भी जाए तो क्या मैं बच्चे को जन्म दे पाऊंगी? झाओ जुनियाओ ने इतना सोचा ही नहीं था। पूरा हरम उसका था। एक औरत की रक्षा करना भला कितना मुश्किल हो सकता है। वैसे भी उसके बच्चे को छूने की हिम्मत कौन करेगा? अगर किसी ने भी किंग किंग के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वह सचमुच उनके पूरे खानदान का सफाया कर देगा। झाओ जुनियाओ अचानक अपने ही विचारों से चौंक गया। क्या ये सचमुच वही था? वही जो तार्किक कठोरता को महत्व देता था, वही जो अकाट्य प्रमाणों की तलाश करता था। पता नहीं कितनी देर बाद दोनों स्नानागार से बाहर निकले। ज़िया रुकिंग को उठाकर अंदर लाया गया था और अब उसे उठाकर बाहर लाया गया। महल की नौकरानी द्वारा साफ सफाई करने के बाद और बिस्तर पर लेटने से पहले ही वह सो गई थी। झाओ जुनियाओ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ मजेदार चीजें चुनने के लिए कहने की योजना बना रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी नाजुक हो। इतना कहकर उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसे कई बार और चूमा। तभी उसे आराम मिला। अगले दिन दरबार नहीं लगा। जब ज़िया रुकिंग ने आंखें खोली तो झाओ जुनियाओ बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ देख रहा था। उसका दूसरा हाथ उसकी छाती पर था, ऐसी जगह पर जहां नहीं होना चाहिए था। ज़िया रुकिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने उसका हाथ झटक दिया और खुद को रजाई में लपेट लिया। झाओ जुनियाओ को गुस्सा नहीं आया और उसने धीरे से उसकी पीठ पर 2-3 बार थपथपाया। ज़िया रुकिंग करवट बदलकर उठी और सहारा लेकर बोली, सम्राट, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? उसे थोड़ी जिज्ञासा हुई। किताब का कवर वाकई बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि सम्राट को इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद होगा, है ना? झाओ जुनियाओ ने उसकी जिज्ञासा देखकर उसे एक पन्ना दे दिया। तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चुन लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। ज़िया रुकिंग के मन में कई सवाल उठ रहे थे। सम्राट, आप मैं कब बने? क्या ये हम नहीं होना चाहिए? झाओ जुनियाओ का मुंह हिल गया। ये लड़की आखिर किस बात पर ध्यान दे रही है? क्या आप इसे चाहते हैं या नहीं? झाओ जुनियाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और सूची वापस लेने की योजना बनाई।
श्रेया रुकिंग ने जल्दबाजी में चेहरे पर बेपरवाह मुस्कान ला दी। हाँ हाँ, भला मैं ऐसे क्यों नहीं चाहूंगी। श्रेया रुकिंग, जिसकी कमर मानो टूट जाएगी, उठने और बैठने की कोशिश करने लगी। अप्रत्याशित रूप से वह फिर लड़खड़ा गई। उसका माथा झाओ जुनियाओ के छोटे भाई से टकराने ही वाला था। अचानक झाओ जुनियाओ ने उसके अंतर्वस्त्र की कॉलर को पकड़कर उसे एक तरफ धकेल दिया। झाओ जुनियाओ की आंखों में एक पल के लिए अवर्णनीय उत्साह की झलक दिखाई दी। क्विंग क्विंग, आप क्या ऐसा हो सकता है कि किंग उसे कुछ देना चाहती हो? उसे कुछ देना चाहती हो? खांसी खांसी उसने इस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। श्रेया रुकिंग को झाओ जुनियाओ के दिमाग में क्या चल रहा था, इसका कोई अंदाजा नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि कॉलर से पकड़े रहना बहुत असहज था। सम्राट, उसके चेहरे पर दुख के भाव स्पष्ट थे। झाओ जुनियाओ को अचानक कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। खांसी खांसी, किंग, ये मेरी गलती है। किंग, तुम्हें क्या पसंद है? कुछ चुनो। झाओ जुनियाओ ने शर्मिंदा होकर विषय बदल दिया। श्रेया रुकिंग लालची थी। उसने सूची उठाई और वाह, उसमें तो सब बढ़िया चीजें थी। उसकी ईमानदारी पल भर में गायब हो गई। हाल की नाराजगी भुला दी गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। सम्राट, क्या मुझे वह सब कुछ मिल सकता है जो मैं चाहता हूँ? झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। सम्राट का वचन ही उसका बंधन होता है। अंदर ज़िया रुकिंग, ओह ये चिल्ला रही थी। कुछ देर तक उपहारों की सूची देखने के बाद ज़िया रुकिंग अब उतनी उत्साहित नहीं थी। सम्राट, ऐसा क्यों? क्या यहाँ कुछ भी मजेदार नहीं है? झाओ जुनियाओ असमंजस में पड़ गई। किंग, तुम किस तरह की मजेदार चीज चाहती हो? क्या सभी महिलाओं को फर, कपड़े, गहने, रत्न और ऐसी ही चीजें पसंद नहीं होती? और गोरियो साम्राज्य द्वारा प्रदत्त रूज और फेस पाउडर जैसी चीजें भी क्या सभी महिलाओं को ये पसंद नहीं होती? क्या किंग के लिए मनोरंजन का मतलब है? झाओ जुनियाओ ने सीधे सीधे पूछा, तुम क्या चाहते हो? श्रेया रुकिंग ने कुछ देर सोचा और असंतुष्ट दिखी। मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। आपने मुझे पहले ही इनमें से कई चीजें इनाम के तौर पर दे दी हैं और मेरी निम्न सामाजिक स्थिति मुझे उन्हें पहनने से रोकती है। उनका आसपास होना बस झुंझलाहट पैदा करता है। बेहतर है कि वे बिल्कुल भी न हो। झाओ जुनियाओ ने उसके साथ दो और पन्ने पलटे। क्या आप भी सजावटी वस्तुएं नहीं हैं? स्क्रीन और इसी तरह की चीजें? क्या आप ऐसी चीजें नहीं चाहते जिनकी कीमत बहुत अधिक हो? पिछले कुछ पन्नों में जियांगनान की हस्तशिल्प वस्तुओं की सूची दी गई थी, जो सभी बेहद खूबसूरती से बनाई गई थी और अनमोल थी। और ये लड़की असल में उन्हें नहीं चाहती। श्रेया रुकिंग को इन चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ये भेंट की वस्तुएं हैं, दरबार की संपत्ति है, बिक्री के लिए नहीं, केवल प्रदर्शन के लिए। ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल दिखावे के लिए किया जा सकता है। मेरे किंग निवास पर शायद ही कोई आता है, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। तो ज़िया रुकिंग ने एक पल सोचा और फिर बेशर्मी से कहा, सम्राट, मुझे चांदी चाहिए। झाओ जुनियाओ चुप हो गया। वह थोड़ा नाखुश लग रहा था। निराशा में उसके दांत किटकिटा रहे थे। क्या इस लड़की में जरा भी स्त्रीत्व के लक्षण है? लेकिन झाओ जुनियाओ उसकी दया भरी निगाहों का विरोध नहीं कर सका। अंततः उसके पास ही शेंगन से चांदी की छोटी छोटी सिल्लियों से भरा एक बक्सा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। श्रेया रुकिंग ने उनकी कृपा के लिए सहर्ष धन्यवाद दिया। सम्राट के साथ नाश्ता करने के बाद वह किंग निवास लौट आई। अंदर प्रवेश करते ही उसे लगा कि कमरा अभी भी थोड़ा ठंडा है और उसने अफसोस जताते हुए कहा, झाओ जिन महल वास्तव में ज्यादा गर्म है। ज़ियाओ झूजी ने उसकी बात सुनी और बिना कुछ कहे ग्राउंड ड्रैगन हीटिंग सिस्टम में और लकड़ियां डाल दी। आधे से चेन से भी कम समय में तापमान बढ़ गया। केवल अंतर्वस्त्र पहने श्रेया रुकिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी। चेहरा धोने के बाद उसने यूए से कहा कि वह उन बोतलों के ढेर में से एक बोतल ले आए जो सम्राट ने उसे पिछली बार इनाम के तौर पर दी थी। यह क्या है महारानी? ज़ेड्यू कुछ हैरान थी। वे सभी सफेद मलाईदार मलहम की तरह दिखते थे, जो एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे। श्रेया रुकिंग ने ग्रेट लिपि में लिखे लेबल पर एक नजर डाली। यह एक फेस मास्क है ना? चेहरे का मास्क। ज़ेड्यू को ठीक से समझ नहीं आया कि फेस मास्क क्या होता है, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। ज़िया रुकिंग ने भी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। चेहरा धोने के बाद उसने अपनी त्वचा पर क्रीम लगाई। वह आराम से बिस्तर पर लेट गई और एक कहानी की किताब पढ़ने लगी। बीच बीच में कहानियों पर दिल खोलकर हंसने लगी। जीवन सचमुच आनंददायक था। अगले दिन सम्राट के पुरस्कार वितरित किए गए। पद के अनुसार हरम में छठे दर्जे से ऊपर की सभी महिलाओं को कुछ न कुछ मिला। झाओ जुनियाओ इन मामलों में दखल नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी ली शेंगान को सौंप दी। ली शेंगान अकेले निर्णय नहीं ले सका, इसलिए उसने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के हाई दाशिक से सलाह ली। महारानी के विशेष हिस्से को लेकर कोई सवाल नहीं था, न ही कुलीन पत्नी के हिस्से को लेकर। यहाँ तक कि उनसे नीचे की कई सम्मानित महिलाओं के लिए पुरस्कार भी स्पष्ट थे। सबसे विवादित पुरस्कार ज़िया जेयू, महारानी चेनपिन और महारानी युनपिन के लिए थे। हाई दाशी कुछ परेशान था, इसे कैसे बांटा जाए, किसे बेहतर हिस्सा मिलना चाहिए। उपहार सभी अलग अलग थे और उन्हें ठीक से मिलाना विशेषज्ञता का विषय था। ली शेनगान को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। स्वाभाविक रूप से जीत श्रेया जेयू की ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा इस बात से कोई और अवगत नहीं था कि उसे कितना विशेष दर्जा प्राप्त था। जब भी भेंटें आती, सम्राट स्वयं उसे सबसे पहले चुनने के लिए आमंत्रित करते थे। हरम में और किसे ऐसा सम्मान प्राप्त होता था? हाई दाशी कभी भी हिचकिचा रहा था। भाई ली, ऐसा नहीं है कि मैं आपका अनादर करता हूँ, लेकिन सम्राट ने हमेशा प्रोटोकॉल को महत्व दिया है। हम एक जेयू को वह चीज कैसे दे सकते हैं जो अभी तक रानियों को भी नहीं मिली है? ये तो सरासर अनुचित होगा। ली शेनगान ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया। अरे मेरी बात सुनो, तुम गलत नहीं होगे। सम्राट की नजर में ज़िया जेयू एक अपवाद है, कम से कम अभी के लिए। इसके बाद हाई दाशिक चुप हो गया। सोच विचार करने पर बात समझ में आ गई। हरम में ज़िया जेयू का दबदबा सभी को स्पष्ट था और वह व्यवहार करने में माहिर थी। कभी कभी इनाम भी देती थी। वह उदारता से भेंट देती थी। 5-5 टाइल की किश्तों में चांदी दान करती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शाही रसोई और आंतरिक मामलों का मंत्रालय दोनों ही उसका पक्ष जीतने के लिए उत्सुक थे। वह सचमुच असाधारण थी। इस पर विचार करते हुए हाई दाशिक ने मन बना लिया, मैं भाई ली का अनुसरण करूंगा। ली शेनगान ने सिर हिलाया। ये सही फैसला है। मौसम लगातार ठंडा होता गया। साल के अंत के करीब कई धूप वाले दिनों के बाद ठंड इतनी ज्यादा महसूस होने लगी जितनी आमतौर पर बर्फबारी के दौरान होती है। उस दिन महारानी अपनी उपपत्नियों के साथ महारानी मां को सम्मान देने गई। कुलीन उपपत्नी शेर से उम्मीद छोड़ चुकी महारानी मां ने महारानी के प्रति कुछ सद्भावना दिखाई और उनसे दोबारा मिलने को तैयार थी। उनके प्रणाम करने के बाद महारानी ने विनम्रतापूर्वक उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद महारानी ने चाय की चुस्की लेते हुए महिलाओं पर एक नजर डाली। ज़िया जेयू कौन सा है? श्रेया रुकिंग ने अचानक पुकार लगाई, जल्दी से उठी और घुटनों के बल बैठ गई। महारानी को प्रणाम। महारानी ने उसकी ओर देखा। चाय का प्याला नीचे रखते हुए उनकी असंतुष्टि स्पष्ट थी। काफी देर बाद उन्होंने उसे उठने का इशारा किया। घुटनों के बल बैठे रहने से ज़िया रुकिंग के पैर सुन्न हो गए थे। ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो। तब जाकर महारानी ने अंततः बोलना शुरू किया। हरम में इतनी सारी रखेले हैं और केवल एक ही सम्राट है, इसलिए आप सभी को उन्हें निष्पक्ष और विचारशील रहने की सलाह देनी चाहिए। सम्राट के हित में और अधिक सोचो। सम्राट हरम की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर अभी तक कोई राजकुमार क्यों नहीं है? बोलने के बाद उसकी निगाहें महारानी की ओर मुड़ गईं। शायद इसमें आपकी भी गलती है। महारानी जल्दी से उठी और झुककर अभिवादन किया। मां की शिक्षा सही है। महारानी ने बोलना बंद कर दिया और महारानी को उठने का संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, महारानी दोबारा बैठ गईं। सभी लोग बैठे हुए थे, केवल ज़िया रुकिंग घुटनों के बल बैठी थी। ये तो हद से ज्यादा गुस्सा दिलाने वाला था। महारानी मां का इससे क्या मतलब था? क्या यह मेरी गलती थी? सम्राट मेरे घर आते हैं और मुझे उन्हें समझाना पड़ता है। आप हर समय सिर्फ मेरे साथ ही नहीं सो सकते, आपको दूसरी महिलाओं के साथ भी सोना चाहिए। इसके बारे में सोचना ही कितना बेतुका लगता है। अगर आप इतनी सक्षम हैं, महारानी मां, तो अपने बेटे को दूर क्यों नहीं रखती? श्रेया रुकिंग ने मन ही मन अनगिनत बार अपनी आंखें घुमाई। हालांकि बाहरी तौर पर उसने एक शांत, आज्ञाकारी भेड़ की तरह दिखने का दिखावा बनाए रखा।
महारानी ने कुछ देर तक उपदेश देने का नाटक किया। उन्होंने सटीक समय का अनुमान लगाते हुए कहा कि सम्राट जल्द ही आने वाले हैं और इस प्रकार उन्होंने ज़िया रुकिन को उठने की अनुमति दे दी। बाहर बहुत ठंड है और मैं थक गई हूँ, आप सब जा सकते हैं। हाँ, महारानी ने झुककर अभिवादन किया। माँ, कृपया आराम करें, आपकी बच्ची विदा लेती है। महारानी ने सिर हिलाया। सभी रखैले सिर झुकाकर व्यवस्थित ढंग से बाहर निकल गईं। ज़िया रुकिन मुख्य समूह के पीछे पीछे चल रही थी। चलते समय उसका सिर झुका हुआ था। महल के द्वार से बाहर निकलते ही उन्होंने सम्राट को आते हुए देखा। भीड़ एक तरफ हट गई और फिर से प्रणाम करने का दौर चला। दूर से झाओ जुन्याओ ने ज़िया रुकिन को बर्फीली जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा और भौहें सिकोड़ी। आप सभी उठ खड़े हो जाए। धन्यवाद महाराज। झाओ जुन्याओ बिना ज्यादा कुछ कहे चली गई। ज़िया रुकिन ने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की और महारानी के साथ वापस चलने लगी। काफी लंबे चक्कर लगाने के बाद वे आखिरकार किंग्या निवास लौट आए। ज़िया रुकिन थकान से लगभग बेहोश होने वाली थी। जी युए, जल्दी से कुछ औषधीय तेल लाओ, मेरे घुटने जवाब देने वाले हैं। जी हाँ महारानी जी, कृपया एक पल रुकिए। ज़ेड ने जवाब दिया। फिर जीसू को पुकारते हुए कहा, तुम दोनों जाओ और एक गर्म तौलिया निचोड़कर पहले महारानी जी पर लगाओ। इतनी देर तक जमी हुई जमीन पर घुटने टेककर बैठे रहने के कारण वे लापरवाही नहीं कर सकते थे। जीसू और दूसरी नौकरानी ने आदेशानुसार तुरंत काम करना शुरू कर दिया। ज़िया रुकिन सोफे पर लेट गई और उसने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया। अपने अंदर वस्त्र की पैंट का पांव उठाकर उसने देखा कि उसके घुटनों पर पहले से ही चोट के निशान थे। जब ज़ेड औषधीय तेल लेकर लौटी तो वह हंसने लगी। यह इतना गंभीर कैसे हो गया? ज़िया रुकिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, महारानी के महल का फर्श ठंडा और सख्त है, यहाँ तक कि एक तकिया भी नहीं है। ज़ेड की भौहें तन गईं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? ज़िया रुकिन मन ही मन चिढ़ गई। महारानी के पास लोगों को सताने के कई तरीके हैं। वो तुम्हें घुटने टेकने का आदेश देती है और तुम क्या कर सकते हो? क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया है? महामहिम, कृपया स्थिर रहें। ज़ेड ने औषधीय तेल को अपने हाथ में डाला और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ज़िया रुकिन के घुटनों पर मालिश की। तभी अचानक छोटी झुझी एक छोटा सा डिब्बा लिए हुई वहां गई। ज़िया जीयू को नमस्कार। ज़िया रुकिन कुछ हद तक हैरान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? छोटी झूझी मुस्कुराई। मेरे मालिक ने मुझे ज़िया जीयू को दवा पहुंचाने के लिए कहा है। दवा पहुंचाना? छोटी झूझी ने रहस्यमय ढंग से आगे झुककर साजिश का भाव दिखाया। ये औषधीय तेल है, दक्षिण से प्राप्त एक भेंट, ये सामान्य प्रकारों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। वह अचंभित होकर रुक गई। क्या ऐसा हो सकता है? सम्राट ने मुझे कड़ाके की ठंड में घुटने टेकने पर मजबूर किया और अब वह दवा लेकर किसी को भेज रहे हैं। ज़िया रुकिन के दिल में एक गर्माहट फैल गई। कृपया सम्राट को मेरा धन्यवाद दें और जब आप लौटे तो अपने स्वामी को भी मेरी ओर से धन्यवाद दें। फिर उसने ज़ेड को उसके लिए पैसों की थैली लाने का निर्देश दिया। धन्यवाद ज़िया जीयू। छोटी झूठी प्रसन्नतापूर्वक विदा हो गई। ज़िया रुकिन भी प्रसन्न थी। चलो ज़ेड, इसे आजमाते हैं। 12वें चंद्रमाह के 26वें दिन तक आंतरिक मामलों के मंत्रालय से मिलने वाले सभी मासिक भत्ते वितरित कर दिए गए थे। सम्राट के पुरस्कार भी पहुंचा दिए गए थे। महल में सुबह सुबह ही लालटेनें लगा दी गई थी। ज़िया रुकिन के घर में भी काफी चहल पहल थी। खिड़कियों पर कागज की नक्काशी, आड़ू की लकड़ी के नए ताबीज और शुभ भाग्य के प्रतीक चिन्ह सब कुछ एकदम नया था। चूंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, इसलिए मुझे इसे खूबसूरती से सजाना ही होगा। आखिर यह मेरा निजी आंगन है। चूंकि वह सजावट करवाना चाहती थी, इसलिए गृह मंत्रालय ने सहर्ष सहमति दे दी। आखिर पसंदीदा व्यक्ति को कौन मना कर सकता है? ज़िया रुकिन ने अपना जीवन शांति और संतोष से व्यतीत किया, लेकिन महारानी जेनपिन और महारानी युनपिन के लिए दिन इतने सुखद नहीं थे। महारानी जेनपिन की स्थिति थोड़ी बेहतर थी क्योंकि वे सत्ता से बाहर थी, इसलिए उनकी उपस्थिति न के बराबर थी। वहीं महारानी युनपिन को कुलीन महारानी ने हरा दिया था। महारानी ने नामात्र की सजा दी और फिर मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया। सम्राट ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका रवैया स्पष्ट रूप से साफ था। हालांकि आंतरिक मामलों के मंत्रालय और शाही रसोई ने हद से ज्यादा कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, फिर भी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। पिटाई के बाद महारानी युनपिन को 2 दिन तक तेज बुखार रहा, जो बाद में कम हुआ। उनके गालों पर लगी चोटें भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दोपहर कुलीन महारानी की सेवा करने वाली द्वितीय श्रेणी की महल की दासी क्याओ अचानक भोजन का एक पात्र लेकर वहां पहुंची। महारानी ने मुझे महारानी युनपिन को 2 व्यंजन भेंट करने का आदेश दिया है। ये कहते हुए उसने बर्तन खोला और खाना परोसा। ये पहचानना मुश्किल था कि व्यंजन क्या थे। थालियां चटक लाल रंग से भरी हुई थी। तीखी मसालेदार सुगंध नाक में घुस गई। काइडी का चेहरा पीला पड़ गया। श्रीमती क्याओ, मेरी मालकिन के घाव अभी भरने शुरू हुए हैं। भला वो ऐसी चीजें कैसे खा सकती हैं? क्याओ ने तुरंत ही तेवर चढ़ा लिए। उसका व्यवहार अभिमानपूर्ण था। क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम महारानी द्वारा भेंट किए गए व्यंजनों का अपमान करो? ये महारानी के 2 पसंदीदा व्यंजन हैं। कृतघ्न मत बनो, उसने आगे कहा। उसके शब्द पटाखों की लड़ी की तरह फूट रहे थे। महारानी ने यह भी कहा है कि मुझे स्वयं महारानी युनपिन को इन्हें खाते हुए देखना है। इतना कहकर उसने मुस्कुरा दिया। कैदी, क्या तुम अपनी मालकिन की सेवा नहीं करोगे? बिस्तर पर लेटी हुई महारानी युनपिन ठंडी निगाहों से उस दुष्ट महल की दासी को देख रही थी। उसका दिल मानो चाकों से छलनी हो रहा था। आखिरकार मैंने इतने लंबे समय तक उसकी सेवा की, उसने मुझे पहले ही हरा दिया है। क्या उसे इतना निर्दयी होना जरूरी है? क्या वह मुझे जीने का कोई रास्ता नहीं दे सकती? काइडी लगातार विनती करती रही। ये बहुत मसालेदार है, हमारी मालकिन इसे नहीं खा सकती। क्याओ ने घूरकर देखा। क्या तुम्हारी रखेल महारानी से अधिक कीमती है? उसने पलटवार करते हुए कहा। पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। महारानी युनपिन बेहद निराश महसूस कर रही थी। छोड़ो भी, अगर खाना जरूरी है तो खा ही लूंगा। काइडी, उससे भीख मांगना बंद करो। खाना यहाँ लाओ, मैं खा लूंगी। मेरी हमदम, महारानी युनपिन ने गुस्से से घूरते हुए कहा। मैंने तुमसे कहा था कि इन्हें यहाँ लाओ। काइडी बेहद डरी हुई थी। अपने होंठ काते हुए उसके पास उन 2 तीखे पकवानों को लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तेज मसाले के कारण महारानी युनपिन को बार-बार खांसी आ रही थी। महामहिम, शायद आपको इसे नहीं खाना चाहिए। महारानी युनपिन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने गहरी सांस ली, चॉपस्टिक उठाए और खुद को खाने के लिए मजबूर किया। लाल तैलीय सॉस उनके कॉलर से टपककर फर्श पर फैल गया। उन्होंने थोड़ा खाया, लेकिन बहुत सारा गिरा दिया। महारानी युनपिन पूरी तरह से मूर्ख नहीं थी। क्याओ ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बर्तन समेटे, नाक सिकुड़ी और फिर चली गई। महारानी युनपिन फर्श पर घुटने टेककर बैठ गई। उनकी निगाहें खाली थी। काइडी भयभीत हो गई। महाराज, क्या हुआ? मैं तुरंत शाही चिकित्सक को बुलाता हूँ। महारानी युनपिन ने उपहास किया। उनकी अवमानना को आमंत्रित करने की कोशिश भी मत करो। इतना कहकर वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। फिलहाल हमारे पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमेशा एक मौका है। काइडी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने महारानी युनपिन को बैठने में मदद की और रुमाल से उनके चेहरे से सॉस को धीरे से पोंछा। तभी उसने देखा कि महारानी युनपिन के होंठ सूज गए थे। उन पर लगाने के लिए कुछ बर्फ ले आओ। हाँ, कड़ाके की ठंड में बर्फ ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। काइडी बर्फ की तलाश में निकल पड़ी। हरम में कुछ लोग समृद्ध थे तो कुछ कष्ट भोग रहे थे। यह एक आम बात थी। बहरहाल ऊपरी तौर पर देखा जाए तो हर कोई नए साल की तैयारियों में व्यस्त था, जिसमें धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे थे और रंग-बिरंगी लालटेन जलाए जा रहे थे। हालांकि शाही अध्ययन कक्ष में वातावरण कुछ तनावपूर्ण था। झाओ जुन्याओ एक स्मारक को घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। परिचारकों, ली शेनगान जल्दी से अंदर आ गई। झाओ जुन्याओ अधीर था। संदेशवाहक को बुलाओ, मेरा शाही फरमान पहुंचाओ। फैन यू के दूसरे बेटे फैन चांगशेन ने कानून की अवहेलना की है, आम लोगों को परेशान किया है और उसके पिता फैन यू उसे सख्ती से अनुशासित करने में विफल रहे हैं, जिससे उसे लोगों को पीटने की छूट मिल गई है। आज से उसे वापस राजधानी ले जाया जाए ताकि वह न्याय मंत्रालय में मुकदमे की प्रतीक्षा कर सके।
जैसे ही झाओ जुनियाओ ने बोलना शुरू किया, उन्होंने महाभियोग ज्ञापन पर अपनी शाही स्वीकृति तुरंत लिख दी। हाँ, ली शेनगान जल्दी से वहां से चली गई। फैन यू, जिन्हें झोंगक्सियन के नाम से जाना जाता था, को पूर्व सम्राट के शासनकाल के दौरान प्रथम श्रेणी के जनरल का पद प्रदान किया गया था और उन्हें मार्क्वेस झोंगियों के रूप में सम्मानित किया गया था। कहावत के अनुसार 1000 सैनिक आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक अच्छा सेनापति मिलना मुश्किल होता है। अपनी युवावस्था में फैन यू वास्तव में एक दुर्लभ कुशल सेनापति थे, युद्ध में विशिष्ट कौशल रखते थे और काफी प्रसिद्ध थे। उत्तर पश्चिम में स्थित यांगुआन शहर में दशकों से शांति बनी हुई थी। झाओ जुनियाओ ने ध्यानपूर्वक विचार किया और फिलहाल कमांडर का तबादला न करने का निर्णय लिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अपने शासनकाल के महज 3 साल बाद ही उन्हें ऐसा ज्ञापन देखना पड़ेगा। ये कहना झूठ होगा कि वह निराश नहीं थे, फिर भी यह उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। फैन, आप एक अच्छे सेनापति हो सकते हैं, लेकिन वे अपने बेटे को अनुशासित करने में उतने कुशल नहीं थे। हजारों मील दूर से भी झाओ जुनियाओ को अक्सर महाभियोग संबंधी ज्ञापन प्राप्त होते थे। कोई कल्पना कर सकता है कि स्थानीय स्तर पर वे कितने कुख्यात होंगे। झाओ जुनियाओ लंबे समय से उससे निपटना चाहता था, लेकिन आखिरकार फैन चांगशेंग और महारानी एक ही माता की संतान थे। सामान्य रीति रिवाजों के अनुसार इस कारण फैन चांगशेंग उनके बहनोई थे। अगर उसने इस मामले को बहुत सख्ती से निपटाया और सभी घिनौने विवरणों को उजागर कर दिया, तो अंततः उसकी अपनी ही प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। झाओ जुनियाओ के पास कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वह आंखें मूंद लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि इस बार स्थिति हद से ज्यादा बिगड़ गई थी। सड़कों पर लोगों की सरेआम पिटाई करने से कई लोगों की मौत हो गई। मानव जीवन अनमोल है और वह इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसे ही महाभियोग ज्ञापन सामने आया, झाओ जुनियाओ ने इस कलंक से खुद को मुक्त करने का अवसर लपक लिया। संदेशवाहक समय पर पहुंच गया। झाओ जुनियाओ ने शाही फरमान पर बड़ी मुहर लगाई और उसे सौंप दिया। मुझे परवाह नहीं कि तुम अपने साथ कितने आदमी ले जाओ, तुम्हें फैन चांगशेंग को वापस राजधानी शहर तक पहुंचाना ही होगा। अगर वह भाग जाता है तो तुम लोग न्याय मंत्रालय जाकर उसकी जगह ले सकते हो। संदेशवाहक का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और वही घुटने पर बैठ गया। आपका सेवक आदेश का पालन करता है। झाओ जुनियाओ उठे और अपनी आस्तीन से झाड़ू लगाई। जाना, तभी दूत ने हाथ जोड़कर झुककर और विदा लेकर प्रस्थान किया। कैपिटल कैंप लौटते समय उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। यांगुआन शहर, फैन चांगशेंग, वो तो साक्षात शैतान है, तो उसे वापस लाने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। राजधानी शिविर, तीनों महान शिविरों की देखरेख करने वाले कमांडर जनरल शियाओ थे, जिनकी उम्र 40 के आसपास थी। जब झाओ जुनियाओ अभी भी पूर्वी महल में थे, तब जनरल जियो युवराज के कट्टर सहयोगियों में से एक थे। ये व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और रणनीति में चतुर था और झाओ जुनियाओ उस पर गहरा भरोसा करता था। दोनों ही सैन्य जनरल थे, फिर भी वह और फैन यू काफी अलग थे। फैन यू पूर्व सम्राट का कट्टर सहयोगी था, जबकि शियाओ परिवार युवराज का अनुसरण करता था। प्रत्येक राजा अपने साथ शाही दरबार के अधिकारी लाता है। झाओ जुनियाओ के मन में भले ही फैन यू कितना भी वफादार और बहादुर क्यों न हो, उसका दर्जा कभी भी शियाओ परिवार से ऊपर नहीं हो सकता था। दूत महल से निकलकर सीधे जनरल शियाओ से मिलने गया। स्थिति के बारे में सुनकर जनरल शियाओ चिंतित हो गए। उन्हें थोड़ा अविश्वास भी था। उन्होंने शाही फरमान की बार-बार पुष्टि की। ये सम्राट की लिखावट है। क्या इस बार सम्राट वाकई फैन परिवार के उस कुटिल सदस्य से निपटना चाहते हैं? उसने मन ही मन बुदबुदाया। दूत ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और मुट्ठी जोड़ ली। सम्राट का इरादा यह है कि यदि उन्हें राजधानी तक नहीं ले जाया जा सकता, तो हमें न्याय मंत्रालय जाकर अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। जनरल शियाओ ने अपनी ठुड्डी पर उगी दाढ़ी को सहलाया और काफी देर तक सोचते रहे। कहा जाता है कि उस छोटे शैतान ने इस बार कई लोगों को मार डाला है, जिससे सेंसरों में आक्रोश फैल गया है। इस बार सम्राट शायद इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस विचार के साथ उसे थोड़ी सी दूसरों की पीड़ा पर प्रसन्नता का अनुभव हुआ। अच्छा, प्रिमस कैंप को शाही फरमान लेकर रात भर में यांगुआन शहर के लिए रवाना होने का आदेश दो और यह सुनिश्चित करो कि दूसरे युवा स्वामी फैन को वापस लाया जाए। आपका सेवक आदेश का पालन करता है। झाओ जुनियाओ का अब और याचिकाएं देखने का मन नहीं था। देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने अपना ब्रश नीचे रख दिया। जाओ और लेडी ज़िया को यहाँ ले आओ। उसने उस नन्ही बच्ची को 2 दिन से नहीं देखा था और उसे उसकी थोड़ी याद आ रही थी। ली शेनगान ने तुरंत आदेश स्वीकार कर लिया और उसे लाने के लिए किसी को भेजने के लिए दौड़ पड़ी। जब गर्मपाल की किंग्या निवास पर पहुंची, तो ज़िया रुकिन छोटे से सब्जी के बगीचे में झुकी हुई सब्जियां खोद रही थी। दाबाई उछलते कूदते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। लिटिल व्हाइट के पंजे कीचड़ से सने हुए थे। मालिक, अपने सेवक को इसकी देखभाल करने दीजिए, ये गंदगी बहुत ही मैली है। जीसू और जीनिंग किनारे से देख रही थी, पूरी तरह से स्तब्ध थी। दोनों लगभग घुटने टेकने को तैयार थी। शेया रुकिन को कोई चिंता नहीं थी। गंदी मिट्टी गंदी नहीं है। क्या हम जो खाना खाते हैं वह सब यहीं से नहीं आता? जीसू और जीनिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अपने स्वामी के तर्क का खंडन नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल असहाय होकर देखते रह गए। जियो जिसी अचानक भाग गया। गुरुजी, हिजराली यहाँ है। वो कहता है कि सम्राट चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं। स्वामी जी, जल्दी कीजिए, गर्मपाल की पहले से ही तैयार है। अरे, इस समय ज़िया रुकिन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि जीसू और जीनिंग ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। गुरुजी, कृपया जल्दी कीजिए। उन्होंने सोचा, ये जगह आपके रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। गुरुजी, शेया रुकिन मन ही मन बहुत परेशान थी। मैं इतनी उब गई हूँ कि मुझे लग रहा है जैसे मुझ पर फफूंद लग जाएगी। क्या मैं पालक के कुछ पत्ते भी नहीं तोड़ सकती? क्या दुनिया में कहीं न्याय है? अपने कपड़े बदले बिना ही ज़िया रुकिन को गर्म पालकी में ठूंस दिया गया। सम्राट का बुलावा इतना अत्यावश्यक था। जब शेया रुकिन झाओ जुनियाओ के सामने पहुंची, तो उसके हाथ अभी भी मिट्टी से सने हुए थे। झाओ जुनियाओ चुप हो गए। महामहिम, कृपया इस पत्नी को इतनी जल्दबाजी में आने के लिए क्षमा करें। बिना झाओ जुनियाओ ने ली शेंगन की ओर देखा। किसी को उसके लिए नहाने और कपड़े बदलने की व्यवस्था करने को कहो। आपका सेवक इस पर काम कर रहा है। नहाना और कपड़े बदलना। शेया रुकिन ने सोचा, मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। क्या फिर से वही सब हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। चिंता से भरी हुई ज़िया रुकिन ने स्नान समाप्त किया और साफ कपड़े पहन लिए। झाओ जुनियाओ के सामने पेश होने पर ज़िया रुकिन कुछ हद तक अनिच्छुक थी। उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी झलक रही थी। झाओ जुनियाओ विचलित रहे और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। यहाँ आओ। शेया रुकिन ने अपने होंठ दबाए और धीरे-धीरे छोटे-छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ी। जैसे ही वह करीब आई, झाओ जुनियाओ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? शेया रुकिन ने तुरंत हार मान ली। उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। उसने केवल इतना ही कहने की हिम्मत की, ऐसा नहीं है कि तुमने पहले ऐसा नहीं किया है। झाओ जुनियाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी ऐसा करूंगा? मुझे विश्वास है। शेया रुकिन तुरंत पीछे हट गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। झाओ जुनियाओ के दिल में एक ऐसी निराशा उमड़ रही थी जिसे न तो बाहर निकाला जा सकता था और न ही शांत किया जा सकता था। ये लेडी ज़िया, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनसे कैसे निपटूं। कुछ देर रुकने के बाद झाओ जुनियाओ ने उसका पैर पकड़ लिया। शेया रुकिन के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। महामहिम, झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर देखा। हिलो मत। तब ज़िया रुकिन सचमुच हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। झाओ जुनियाओ ने अपने घुटनों को देखने के लिए अपनी स्कर्ट ऊपर उठाई। क्या तुमने वो दवा ली जो मैंने तुम्हें दी थी? क्या तुम्हारे घुटनों में अभी भी दर्द है? शेया रुकिन को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। तो वो मेरे साथ ऐसा करने वाला नहीं था। क्या उसे मेरी चिंता है? लगता तो है। शेया रुकिन शर्म से लाल हो गई। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अब उनमें दर्द नहीं होता। सच कहूं तो मैं क्या सोच रहा था? असहजता को दूर करने के लिए ज़िया रुकिन ने फिर से पूछा, महाराज, आपको कैसे पता चला कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था? झाओ जुनियाओ ने झुंझलाहट भरी नजर से उसकी ओर देखा। तुम जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, तुम्हारा चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। शेया रुकिन अवाक रह गई। सच में, क्या मैं सचमुच ऐसी दिखती थी? शेया रुकिन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह आगे कुछ बोलना नहीं चाहती थी। झाओ जुनियाओ ने उसे धीरे से नीचे रख दिया। जाओ कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ। उस रात 2 सवारों को ले जा रहा एक काला घोड़ा डेक्सुआन गेट से पूरी रफ्तार से गुजरा।
झाओ जुनियाओ ने गहरे रंग की लोमड़ी के फर से बना बादल के पैटर्न वाला चोला पहना हुआ था। लबादा मोटा और गर्म था, जिसने ज़िया रुकिन को अच्छी तरह से लपेट रखा था। वह झाओ जुनियाओ की बाहों में बैठी थी, पूरी तरह से लिपटी हुई थी, केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। रात की हवा उसके कानों से सीटी बजाती हुई गुजरी, लेकिन ज़िया रुकिन को ठंड नहीं लगी। उसने अपनी बड़ी-बड़ी आंखें खुली रखी और उत्सुकता से पीछे छूटे हुए नजारे को देखती रही। बायां हिस्सा सुंदर था और दायां हिस्सा जीवंत। उसका छोटा सा सिर उसकी बाहों में बार-बार घूम रहा था। हिलो मत, झाओ जुनियाओ ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही उसने बात की, उसकी गर्म सांसों का एक झोंका उस पर पड़ा और ज़िया रुकिन हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। सम्राट, हम कहाँ जा रहे हैं? झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाया। अपना दिमाग शांत करने के लिए बाहर निकले हैं। इतने समय तक घर में बंद रहने के बाद वह बहुत ही घुटन महसूस कर रही होगी। ज़िया रुकिन ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। तेज हवा जोर से बह रही थी और पता नहीं कब तक वे रुके नहीं। सवारी के दौरान ज़िया रुकिन को नींद आने लगी। झाओ जुनियाओ घोड़े से उतर गया। उसके सहारे के बिना वह लगभग गिर ही गई थी। सौभाग्य से झाओ जुनियाओ फुर्तीला था और उसने उसे पूरी तरह से गले लगा लिया। उसका बर्फीला सफेद लबादा खूबसूरती से लहरा रहा था। उसकी चांदनी रंग की पोशाक रात की हवा में फैल रही थी। उसका काला लबादा भी तेज हवा में लहरा रहा था। चांदनी रात में वे दोनों मानो किसी दिव्य जोड़े की तरह नश्वर लोक में उतरे खड़े थे। चांदनी में वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त लग रहे थे। ज़िया रुकिन लड़खड़ाते हुए नीचे उतरी और उसकी ओर देखा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ये झाओ जुनियाओ ही था। यह कोई सपना नहीं है। मेरे स्वामी, ये कहाँ है? ज़िया रुकिन ने अभी-अभी पूछा था। झाओ जुनियाओ ने आगे कदम बढ़ाया। ज़िया रुकिन तेजी से उसके पीछे-पीछे दौड़ी। दौड़ते हुए भी वह चारों ओर देखती रही। वहाँ केवल एक बड़ा फाटक और एक लंबी, अंतहीन सी दिखने वाली दीवार थी। ये जगह तो बिल्कुल सुनसान लग रही है। ये कहाँ है? जब वह खुद से कुछ बुदबुदा रही थी, तब तक झाओ जुनियाओ कुछ दूर चल चुकी थी। ज़िया रुकिन को उससे मिलने के लिए दौड़ना पड़ा। मुझे लगा था कि वो मुझे रोमांस और खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने ले जा रहा है, या कम से कम थोड़ी सैर और कुछ स्वादिष्ट चीजें तो मिल ही जाती। ये कहाँ है? जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती गई, ज़िया रुकिन को एक अवर्णनीय गंध महसूस होने लगी। मेरे स्वामी, ये कहाँ है? झाओ जुनियाओ ने मुड़कर देखा तो वह काफी पीछे छूट गई थी और वह रुककर उसका इंतजार करने लगी। उसके पतले होंठ हल्के से खुले। यही तो प्रशिक्षण मैदान है। अरे, नए साल के दौरान आधी रात को इस कड़ाके की ठंड में वो मुझे प्रशिक्षण मैदान में ले आया। हे भगवान, मुझे तो ताकतवर आदमियों के समूह, कुश्ती, घुड़सवारी, तीरंदाजी या हाथापाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। सम्राट, वो ज़िया रुकिन के होंठ कांप रहे थे। उसकी भावनाएं जटिल थी और उसने दांत पीसते हुए कहा, सम्राट, आप सचमुच बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। इतना कहकर उसने रोने से भी ज्यादा बदसूरत मुस्कान लाने की कोशिश की। तभी अचानक पास ही एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा मानो हजारों घोड़े सर पर दौड़ रहे हों और एक विशालकाय लहर उसके सामने आ खड़ी हो। ज़िया रुकिन चीख पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आह, सम्राट, वह बेहद भयभीत थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह आवाज आसमान में छेद कर देगी। इसी बीच झाओ जुनियाओ की गहरी आंखों में उत्साह और रोमांच की एक चिंगारी कौंध गई। किंग किंग, जल्दी करो। इतना कहकर उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। ज़िया रुकिन को गोद में उठाया और शोर की ओर तेजी से बढ़ गया। ज़िया रुकिन इतनी डरी हुई थी कि वह उसके सीने से लिपट गई। उसके पैर खड़े होने में असमर्थ थे। डॉट 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 लगभग उतने ही समय में जितने समय में एक अगरबत्ती जलती है, वे आखिरकार पहुंच गए। प्रशिक्षण मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बीच में एक मार्शल स्टेज था जो युद्ध के धूलों से ढका हुआ था। युद्ध के धूलों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। तो वे प्रशिक्षण मैदान में सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। ज़िया रुकिन एक छेद ढूंढ रही थी जिसमें वह घुस सके। सम्राट, आधी रात हो चुकी है और वे शाही रक्षक दल के कमांडर का चयन हो रहा है। शाही रक्षक दल का कमांडर? ज़िया रुकिन पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने ठंडी हवा का एक झोंका आया। तो क्या मैं यहाँ सिर्फ साथ चलने के लिए हूँ? वे पास ही बने एक दर्शक दीर्घा में बैठ गए। चारों ओर लगे पर्दे नीचे कर दिए गए थे, जिससे अंदर थोड़ी गर्मी हो गई थी। ज़िया रुकिन के चेहरे पर थोड़ी सी निराशा झलक उठी। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं नहीं आता। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि इंपीरियल गार्ड्स का कमांडर कौन बनता है? झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर नीचे देखा। उसके होठों पर एक असहाय मुस्कान आ गई। दूर युद्ध मंच पर योद्धाओं के जोड़े पहले ही द्वंद्व युद्ध शुरू कर चुके थे। युद्ध के नगाड़े एक साथ गूंज रहे थे और नीचे सैकड़ों, शायद हजारों लोग चिल्ला रहे थे। ज़िया रुकिन ने एक नजर डाली और उसकी रुचि खत्म हो गई। लड़ाई झगड़ा और हत्या, मुझे सबसे ज्यादा यही नापसंद है। वह चुपके से इधर-उधर देखने लगी, मानो उसे बिल्कुल भी रुचि न हो। झाओ जुनियाओ की निगाहें दूर किसी चीज पर टिकी हुई थी। उन्होंने बेपरवाही से कहा, शाही रक्षक सेनापति का पद हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति को ही मिलता आया है। इस बार शाही वन सेना से 36 महापुरुषों का चयन किया गया है। कौन जाने कौन ये गौरव हासिल करेगा? ज़िया रुकिन ने हैरानी भरे चेहरे से उसकी ओर देखा। सम्राट, मुझे लगता है कि वे सभी बहुत ही शक्तिशाली दिखते हैं। ये कहने के बाद ज़िया रुकिन को खुद पर गुस्सा आया। क्या ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि और क्या कहूँ, इसलिए वह चुप हो गई। झाओ जुनियाओ ने एक बार फिर तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। उसके होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। उसने आगे न बोलने का फैसला किया। ज़िया रुकिन को शक होने लगा। सम्राट मुझे बार-बार तिरछी निगाहों से क्यों देख रहे हैं? चिंतित होकर उसने पूछा, सम्राट, आज आपको क्या हुआ है? क्या आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ है? झाओ जुनियाओ, उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके सीने में पुराने खून का एक घूंट अटक गया हो, एक बेहद प्रिय अनुभूति। ज़िया रुकिन मन ही मन सोचने लगी, महाराज, आप तो सीधे साधे इंसान हैं। ये स्वाभाविक है कि आपको इसमें आनंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं। हालांकि मुझे थोड़ी बोरियत हो रही है, फिर भी मैं आपके साथ लड़ाई देख सकती हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे आपकी आंखों की रोशनी को नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। झाओ जुनियाओ कुछ पल के लिए अवाक रह गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि किंग शायद कभी उस बात पर ध्यान ही नहीं देगी जिस पर वह उसे ध्यान दिलाना चाहता है। इसलिए उसने सीधे-सीधे कह देने का फैसला किया, किंग, क्या तुम सचमुच अपने भाई को नहीं पहचानती हो? ज़िया रुकिन, भाई? ज़िया रुकिन ने बहुत सोचा। आखिरकार उसकी आंखें चमक उठी और उसने एहसास से अपनी जान पर हाथ मारा। ओह सम्राट! वह तुरंत स्टैंड के किनारे की ओर दौड़ी। उसकी निगाहें आपस में लड़ रहे दो लोगों पर टिकी हुई थी। मेरा भाई, इनमें से मेरा भाई कौन है? उत्साह के मारे उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह उसके गले से बाहर निकल आएगा। गुस्से से लाल चेहरे के साथ झाओ जुनियाओ ने उसे पीछे खींच लिया। ठीक से बैठो, जैसे किसी ने ठंडे पानी की बाल्टी से धो दिया हो। ज़िया रुकिन का उग्र उत्साह पल भर में शांत हो गया और सामान्य हो गया। अपनी गंभीरता को संभालते हुए वह चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उनके पास गई। सम्राट, क्या मेरे भाई को केवल 6 महीने पहले ही आपके साथ रहने के लिए नहीं चुना गया था? झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। ज़िया रुकिन ने आगे कहा, तो फिर तो क्यों? आपका भाई एक होनहार प्रतिभा है। ओह, ज़िया रुकिन सोचने लगी, तो क्या मेरे भाई ने महाराज के गुप्त रक्षकों के आधे से अधिक सैनिकों को परास्त कर दिया? अगर उसकी याददाश्त सही थी तो सम्राट ने कहा था कि जो कोई भी उसके गुप्त रक्षकों के आधे से अधिक को हरा देगा वह शाही वन सेना में शामिल हो सकता है और उसके शाही अंगरक्षकों में से एक बन सकता है। हालांकि झाओ जुनियाओ ये बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन सच्चाई यही थी। वह बदमाश हिरन गार्ड के शिविर में शामिल हो गया था और किसी जुनूनी व्यक्ति की तरह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण ले रहा था। तो वह जीत गया था। शाही अंगरक्षक बनने के बाद वह आधिकारिक तौर पर शाही वन सेना का हिस्सा बन गया था। शाही अंगरक्षक कमांडर का चयन हर 3 साल में होता था। झाओ जुनियाओ के मामले में ये पद हमेशा सबसे योग्य व्यक्ति को ही मिलता था। हर किसी को मौका मिलता था और संयोग से उस बदमाश ने ठीक समय पर यह पद हासिल कर लिया था। शाही वन सेना के कई हजार सैनिकों में से केवल शीर्ष 36 का ही चयन किया गया था और ज़िया टिंगफेंग भी उनमें से एक थी। ज़िया रुकिन ने अपना सिर उठाकर झाओ जुनियाओ की ओर देखा। उसकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। उसके मन में वे दिन याद आ गए जब ज़िया टिंगफेंग घर पर रहता था और शायद ही कभी लौटता था।
जब भी वह घर आता था या तो चांदी के लिए आता था या फिर चोटों से लथपथ होकर लौटा था। शव की पिछली मालकिन को भी लगता था कि यह बड़ा भाई किसी काम का नहीं है, इसलिए उन दोनों के बीच शायद ही कभी बातचीत हुई थी और उसकी शक्ल सूरत की यादें धुंधली सी थी। लेकिन पता चला कि वह वाकई प्रतिभाहीन नहीं था। अगर पिताजी को पता चलता तो क्या उन्हें पछतावा होता? अगर उसने उस समय उसका साथ दिया होता, उसे प्रोत्साहित किया होता और उसके लिए एक मार्शल आर्ट मास्टर नियुक्त किया होता, तो शायद वह बहुत पहले ही सफल हो गया होता। ज़िया रुकिन ने धीरे-धीरे कहा। मार्शल स्टेज पर मौजूद दोनों लोग उसके भाई नहीं थे। उसने झाओ जुनियाओ की ओर देखा। हालांकि झाओ जुनियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं तो अगर ऐसा होता जैसा तुमने कहा तो तुम्हारा भाई शायद किसी काम का नहीं होता। अरे, ज़िया रुकिन कुछ हैरान थी। क्यों? वो तो प्रतिभाशाली है। झाओ जुनियाओ ने उदासीनता से कहा। ये सच है कि वो प्रतिभाशाली है, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा प्रेरित किया वह तुम्हारे पिता की अवहेलना थी। आज उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि वह कई बार जीवन और मृत्यु के कगार पर खड़ा रहा है। मार्शल आर्ट में कई गहन सिद्धांत समाहित हैं जिन्हें कभी भी कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता। अंततः ज़िया रुकिन के मन में समझ की एक चिंगारी जगी। उसे बात समझ आ गई। महाराज, आपकी बात में दम है। जब हालात बेहद मुश्किल हो जाते हैं तभी इंसान के भीतर की गहरी भावनाएं जागृत होती हैं। कभी कभी बचे हुए चावल के एक कटोरे के लिए कुछ बदमाशों के बीच की लड़ाई किसी की जान ले सकती थी। जीवित रहने के लिए दूसरों से अधिक शक्तिशाली होना जरूरी था। अच्छी तरह जीने के लिए उनका नेता बनने के लिए सबसे ताकतवर होना जरूरी था। शाही परिवार द्वारा प्रशिक्षित गुप्त रक्षक जीवन और मृत्यु के कगार पर संघर्ष करने वालों की तुलना में जो जीतने के लिए जीवित रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, उनमें कुछ कमी थी। मार्शल स्टेज पर मौजूद दोनों व्यक्तियों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। देखने में तो उनकी ताकत में कोई खास अंतर नहीं था। विजेता का फैसला करने में शी चेन का पूरा आधा वार लग गया। हारने वाला पक्ष घायल हो गया था और उसे सहारा देकर ले जाना पड़ा। वहीं विजेता की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक और जोड़ी मंच पर आई। इस बार आखिरकार उसे वह परिचित आकृति दिखाई दी। भाई, ज़िया रुकिन को अब पहले जैसा उत्साह महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि उसे थोड़ा दुख हो रहा था। वह पिताजी से घृणा करता है और हमारे घर में आने से इनकार करता है, इसलिए उसने मजबूरी में ये रास्ता चुना। वह चाहे जितना भी शानदार दिख रहा हो, ये केवल उसके अतीत में झेली गई कठिनाइयों को दर्शाता है। ये युवक, उसका जीवन बहुत कठिन रहा है। झाओ जुनियाओ स्थिर बैठा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसकी निगाहें कहीं दूर थी। ज़िया रुकिन अलग थी। उसे अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। विरोधी विरोधी तो बहुत ही ताकतवर आदमी है। झाओ जुनियाओ ने उसे सरसरी नजर से देखा। ये तो बस पहला दौर है। 36 लोगों में से 18 जीतेंगे और उन 18 में से 9 जीतेंगे। 9 लोग, अंतिम 9 लोग कैसे लड़ेंगे? एक बनाम 2। झाओ जुनियाओ ने सिर हिलाया। ज़िया रुकिन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, कितनी क्रूरता है। लेकिन झाओ जुनियाओ को इसमें कोई बड़ी बात नहीं लगी। सैनिकों के लिए जीत और हार आम बात है। जो हार सहन नहीं कर सकता वह जीतने के लायक नहीं है। ज़िया रुकिन ने आगे कुछ नहीं कहा। मार्शल आर्ट के मैदान पर उस विशालकाय योद्धा ने पहला वार किया। उसके कदम स्थिर थे, उसके प्रहार शक्तिशाली थे, उसकी मुट्ठी से हवा सी दौड़ जाती थी। ज़िया रुकिन को लगा कि अगर वह उसे मार डालेगी तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हालांकि ज़िया टिनफेंग बेहद फुर्तीला था और हर हरकत पर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, फिर भी उसे कुछ मामूली नुकसान उठाना पड़ा। वह बड़ी मुश्किल से उस विशालकाय व्यक्ति के कई मुक्कों से बच पाया। चलो, ज़िया रुकिन मन ही मन चिंतित थी। जब आपको पता हो कि ऊपर बैठा व्यक्ति आपका अपना खून का रिश्ता है, तो उदासीन रहना असंभव था। ज़िया रुकिन का दिल चिंता से भर गया था। झाओ जुनियाओ ने उसकी ओर एक नजर डाली और धीरे से बोला, तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी ताकतें लगभग एक जैसी हैं। निजी तौर पर वे सभी भाई हैं जो एक दूसरे के लिए आग और पानी में भी डूब सकते हैं। ज़िया रुकिन ने सोचा, हाँ, यही प्रतियोगिता है। वे नरमी बरतेंगे। अगर वह हार भी जाता है तो उसकी जान तो नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर ज़िया रुकिन को थोड़ी राहत मिली। झाओ जुनियाओ हल्की से हंसा। क्या तुम चाहते हो कि वह हार जाए? ज़िया रुकिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। बेशक, मैं आशा करती हूँ कि वह जीते। अभी कुछ देर पहले ही मैं इतनी दूर की नहीं सोच रहा था। बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह सुरक्षित रहे। झाओ जुनियाओ ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मार्शल स्टेज पर दोनों अपने युद्ध के एक चरम चरण में पहुंच चुके थे। एक भयंकर लड़ाई जैसे अजगर और बाघ की लड़ाई। विशालकाय योद्धा अभी भी पूरी तरह स्थिर था। पहले से भी तेज गति से चल रहा था, फिर भी उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह सहजता से लड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी शक्ति असीम थी और उसकी सहनशक्ति विशेष रूप से आश्चर्यजनक थी। हालांकि ज़िया टिनफेंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। यद्यपि वह लंबा था, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी के कद काठी का नहीं था और उसकी सहनशक्ति थोड़ी कम थी, इसलिए उसने अपनी फुर्ती और चपलता पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन वह विशालकाय व्यक्ति जल्दी में नहीं लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह उसे थकाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये लगातार टकराव जारी रहा तो कम सहनशक्ति वाला ज़िया टिनफेंग निश्चित रूप से हार जाएगा। वह क्या कर सकता था? ज़िया टिनफेंग के दिमाग में हजारों विचार उमड़ रहे थे। अचानक उसकी आंखों में एक दूर चमक दिखाई दी और पलक झपकते ही दर्जनों वार बीत गए। जैसे ही उस ताकतवर आदमी का मुक्का फिर से उसकी ओर बढ़ा, ज़िया टिनफेंग ने जानबूझकर उसे अपने कंधे से रोका। उसने अपने कंधे के सबसे कठोर हिस्से का इस्तेमाल करके आधे मुक्के को झेल लिया। फिर हार मानने का नाटक करते हुए वो जमीन पर गिरने ही वाला था। ज़िया टिनफेंग की स्पष्ट विफलता को देखते हुए उस विशालकाय व्यक्ति ने तेजी से उसका पीछा किया और आक्रामक ढंग से वार करते हुए दोबारा मुक्का मारने की तैयारी की। अचानक ज़िया टिनफेंग ने अपने शरीर को थोड़ा झुकाया, घुटने हल्के से मोड़े और तेजी से अपना संतुलन नीचे की ओर कर लिया। जब उसकी प्रतिद्वंदी ने अपनी सारी ताकत मुट्ठियों पर केंद्रित कर दी, तो ज़िया टिनफेंग को मौका मिल गया और उसने आक्रामक ढंग से उसके निचले अंगों पर हमला कर दिया। अपनी पूरी ताकत समेटे हुए उसकी लात बिजली की तरह तेज थी, जो चारों ओर फैल गई। इससे पहले कि वह विशालकाय व्यक्ति अपना मुक्का मार पाता, वह घुटनों के बल गिर पड़ा और असहनीय दर्द से कराह उठा। उसी क्षण ज़िया टिनफेंग ने फुर्ती से वार से बचते हुए अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर रखा और एक हल्की छलांग लगाकर उस विशालकाय व्यक्ति के पीछे जा गिरा। उसकी गर्दन पर चाकू जैसे वार से वह विशालकाय व्यक्ति 2 बार लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा, दोबारा उठने में असमर्थ। हाँ, ज़िया रुकिन खड़ी हो गई और चिल्लाई। उसकी आवाज अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि ढोल की गड़गड़ाहट में दब गई, लेकिन इससे उसके उत्साह पर जरा भी असर नहीं पड़ा। महाराज, मेरे भाई ने जीत हासिल की। झाओ जुनियाओ ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे तो पहले से ही पता था कि वह जीत सकता है। भले ही उसने छल का सहारा लिया हो, लेकिन युद्ध के मैदान में आपकी असली ताकत मायने नहीं रखती। अगर आप दूसरों को गिरा सकते हैं तो आप बच सकते हैं। आखिरकार वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर चुका था। शाही वन सेना का प्रशिक्षण चाहे कितना भी यथार्थवादी क्यों न हो, वास्तविक युद्ध के मैदान की हूबहू नकल नहीं कर सकता। और ज़िया टिनफेंग ने अनगिनत जीवन मरण के संघर्षों का अनुभव किया था और उन सभी में बच निकला था। वह सच्चा विशेषज्ञ था। ज़िया रुकिन अचानक असमंजस में पड़ गई। महाराज, मेरे भाई को बचपन में किसी ने मार्शल आर्ट नहीं सिखाई थी, फिर भी वह इतना कुशल कैसे हो गया? झाओ जुनियाओ ने उसे जबरदस्ती खींचकर बिठाया और फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि किसी से सीखना बेहतर है या बिल्कुल न सीखना? ज़िया रुकिन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बेशक किसी से सीखना बेहतर है। मार्शल आर्ट में आपको तकनीकी करना सीखना ही होगा। उन सभी चालों और रूपों के लिए निर्धारित तरीके हैं, आप उन्हें यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं कर सकते। झाओ जुनियाओ ने फिर पूछा, तो क्या आपको लगता है कि किसी गुरु से सीखना बेहतर है या जीवन मरण के अनुभवों से सीखना? आह, ज़िया रुकिन चुप हो गई। जीवन मरण के अनुभवों से सीखा। देर रात वे दोनों महल लौट आए। वापसी के रास्ते में ज़िया रुकिन सो चुकी थी। झाओ जुनियाओ के पास उसे एक हाथ से थामे और दूसरे हाथ से लगाम पकड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब तक वे झाओ चेन महल पहुंचे, क्षितिज पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। जल्दी से नहाने धोने के बाद दोनों ने झाओ चेन महल में विश्राम किया। अगले दिन ज़िया रुकिन सूरज के आसमान में काफी ऊपर आने तक सोती रही और फिर उठी। उसके साथ पहले से ही कोई नहीं था। वह धीरे से उठी, चारों ओर देखा और फिर अपनी आंखें मल लीं।
यह जाओचिन महल ही है, इसमें कोई शक नहीं। अगर यह महल न होता तो मुझे सच में लगता कि कल रात सब एक सपना था। वह कल रात बहुत उत्साहित थी, अब जाकर उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि सब कुछ वास्तविक था। तो पता चला कि सब कुछ असली था। किसी कारणवश ज़ियारुकी को अचानक रोने का मन हुआ, उस तरह के भावनात्मक आंसू जो लंबे समय से सहन की गई कड़वाहट की अंततः मिठास में तब्दील होने पर बहते हैं। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। शियारुकी जल्दी से बिस्तर से उठी, खिड़की की ओर भागी और उसे खोल दिया। झाओ जुनियाओ बाहर से अंदर आई, उसे वहां खड़ा देखकर उसने भौहें चढ़ा ली। क्या आपको ठंड से डर नहीं लगता? शियारुकी ने बेतरतीब ढंग से अपना चेहरा पोंछा, फिर मुड़ गई, उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। मुझे डर नहीं लगता, उसने हठपूर्वक कहा। झाओ जुनियाओ हल्की से हंसी। तुम्हारी नाक ठंड से पूरी तरह लाल हो गई है और फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हें डर नहीं लगता। जब वह बोल रहा था तब तक वह उसके पास पहुंच चुका था। तुम बिना वजह क्यों रो रहे हो? शियारुकी ने नीचे देखा, उसकी आंखों से नए आंसू बहने लगे और वह बेताब होकर सिसकने लगी। मैं बहुत खुश हूँ। झाओ जुनियाओ को राहत मिली। खुश हो? शियारुकी ने गंभीरता से सिर हिलाया। झाओ जुनियाओ ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उनके आमतौर पर शांत रहने वाले हृदय में एक अपरिचित कोमलता जागृत हुई। महल की दासियां एक कतार में दाखिल हुईं और उनके नहाने और कपड़े बदलने के लिए सब कुछ तैयार कर रही थी। शियारुकी सम्राट के साथ भोजन करने गई थी। खाना हमेशा की तरह ही सादा और हल्का था। शियारुकी को बहुत भूख लगी थी और उसने एक छोटी चम्मच पकड़ी और दलिया से शुरुआत करने का इरादा किया। अचानक उसके पेट में तेज दर्द की लहर दौड़ गई। कुछ ही क्षणों में दर्द पूरे शरीर में फैल गया। उसका चेहरा धीरे धीरे लालिमा से पीला पड़ गया। कड़ाके की ठंड होने के बावजूद उसके माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें उभर आई थी। महामहिम, उसके अपनी बात पूरी करने से पहले ही झाओ जुनियाओ को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया था। किंग किंग, क्या हुआ? वह बुरी तरह चौंक गया। उसने अपना कटोरा और चॉपस्टिक गिरा दी और उसे अपनी बाहों में भरकर शयन कक्ष की ओर ले जाते हुए चिल्लाया, कोई शाही चिकित्सक को बुलाओ। शियारुकी ने मुंह खोला, वह कहना चाहती थी कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दर्द इतना तीव्र था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पाई। झाओ जुनियाओ ने उसे ड्रैगन बेड पर लिटाया और लगातार उसे दिलासा देती रही। डरिए मत किंग किंग, शाही चिकित्सक जल्द ही आ जाएंगे। शियारुकी का चेहरा पीला पड़ गया था। नहीं, ऐसा मत करो, मैं इस दर्द से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, ये पक्का मेरे मासिक धर्म का दर्द है। पुराने जमाने के लोग अंधविश्वासी थे, उनका मानना था कि स्त्री के मासिक धर्म से पुरुषों पर दुर्भाग्य आता है। अगर मैं उसके बिस्तर को गंदा कर दूंगी तो मुझे सजा मिलेगी, है ना? शियारुकी छटपटाती रही और उठने की कोशिश करती रही। झाओ जुनियाओ उसके इरादों से बेखबर उसे मजबूती से पकड़े रहा। किंग किंग, हिलना मत। उनके बोलते ही शाही चिकित्सक आ गए। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। झाओ चिन महल से शाही चिकित्सक के बुलावे का मतलब था कि वे अविश्वसनीय गति से पहुंचेंगे। झांक बाई जी, जल्दी। झाओ जुनियाओ की भौहें सिकुड़ गईं। शियारुकी की अब हिलने डुलने की हिम्मत नहीं रही और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को भाग्य के हवाले कर दिया। क्या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को दर्द होना सामान्य बात नहीं है? मैंने आजकल ऑनलाइन पढ़ा है कि कुछ लोग तो इसकी तुलना पेट में खुदाई करने वाली मशीन चलने से भी करते हैं। देखा, दर्द तो हर किसी को होता है, सिर्फ मुझे ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि औरत होना आसान नहीं होता। शियारुकी अपने विचारों में खोई हुई थी और उसने शाही डॉक्टर झांक के चेहरे के गंभीर होते भावों पर ध्यान नहीं दिया। झाओ जुनियाओ ने ऐसा ही किया। उसकी आंखें पल पल और ठंडी होती जा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हरम में किसी ने किंग किंग के खिलाफ साजिश रची हो? अगर सच में कोई है तो? झाओ जुनियाओ की आंखें सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि पिछली बार महारानी को जो सबक सिखाया गया था वह काफी नहीं था। झाओ जुनियाओ ने सहज रूप से महारानी को दोषी ठहराया। आखिर वो महारानी है, अगर महल में कोई घिनौना मामला होता है तो उसकी गलती उन्हीं की होगी। काफी देर बाद शाही डॉक्टर झांग ने आखिरकार उसकी नब्ज की जांच पूरी कर ली। महामहिम, लेडी शिया को क्या हुआ है? सम्राट और चिकित्सक लगभग एक साथ बोले। शाही डॉक्टर झांग थोड़ी देर रुके, फिर बोले, महाराज, शिया जी को माहवारी शुरू हो गई है। झाओ जुनियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा अवर्णनीय रूप से असहज हो गया, लेकिन शियारुकी का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उसने अनजाने में अपना चेहरा रजाई में छिपा लिया। शाही डॉक्टर झांग ने छोटी नाड़ी की तकिया को वापस अपनी मेडिकल किट में रख दिया। शियारुकी को लगा कि वह जाने ही वाला है, लेकिन तभी उसने आश्चर्य से चांदी की सुइयां निकाली। 1 इंच से भी अधिक लंबी, प्रत्येक सुई ठंडी चांदी जैसी चमक से दमक रही थी। अरे शाही डॉक्टर झांग, आप क्या करने वाले हैं? ज़ियारुकी ने घबराकर पूछा। झाओ जुनियाओ भी असमंजस में थी। शिया जेयू, क्या तुम्हें हर बार मासिक धर्म के दौरान इतना तेज दर्द होता है? शाही डॉक्टर झांग ने पूछा। शियारुकी थोड़ी शर्मिंदा हुई, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। हाँ, शाही डॉक्टर झांग ने सिर हिलाया। अब समझ में आया, कहावत है, मासिक धर्म के दौरान दर्द नहीं होता, दर्द रुकावट का संकेत है। आपकी गर्भाशय की प्रकृति शीत गर्भाशय वाली है। इसका पता लगाना आमतौर पर आसान नहीं होता, लेकिन मासिक धर्म के दौरान इसके लक्षण सबसे स्पष्ट होते हैं। शियारुकी अचंभित रह गई। ठंडा गर्भाशय, क्या ये कोई बीमारी है? क्या इसका इलाज हो सकता है? क्या अन्य महिलाओं को भी इतना दर्द होता है? शाही डॉक्टर झांग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। निश्चिंत रहें, इसका इलाज संभव है। एक स्वस्थ महिला को मासिक धर्म के दौरान ऐसा दर्द नहीं होता। मुझे पहले आपके अवरुद्ध नसों को खोलने के लिए एक्यूपंक्चर करने दीजिए। दर्द जल्द ही कम हो जाएगा। शियारुकी ने मन ही मनाह भरी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसने फिर पूछा, क्या यही कारण है कि मेरे इतने लंबे समय से बच्चे नहीं हुए हैं? शाही डॉक्टर झांग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। जिन महिलाओं का गर्भाशय क्षीण होता है, उनके लिए गर्भधारण करना मुश्किल होता है, लेकिन निश्चिंत रहें शिया जी, आपका शरीर अभी भी काफी स्वस्थ है। कुछ समय के लिए शारीरिक व्यायाम करने से सब ठीक हो जाएगा। शियारुकी कुछ हद तक स्तब्ध थी। ये सब कुछ अवास्तविक सा लग रहा था। तो यही वजह थी कि इतने समय तक मेरे बच्चे नहीं हुए। क्या ईश्वर मुझ पर कृपा कर रहा है? पहले तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे और सच में मेरे कोई बच्चे नहीं थे। अब जब मेरे बच्चे हैं तो ईश्वर ने मुझे अपनी सेहत सुधारने का यह मौका दिया है। क्या ये सचमुच एक संयोग है? शाही डॉक्टर झांग को कुशलतापूर्वक चांदी की सुइयां निकालते और मोमबत्ती की लौ पर उन्हें कीटाणु रहित करते देख ज़ियारुकी ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि कोई सुई उसे छू पाती, एक बड़े गर्म हाथ ने उसके छोटे से हाथ को अपने आलिंगन में ले लिया। डरो मत। झाओ जुनियाओ की आवाज कोमल थी, जिसमें थोड़ी सी उत्तेजना झलक रही थी। जब वह ठीक हो जाएगी तब शायद मैं और किंग बच्चा पैदा कर सकते हैं। शाही चिकित्सक झांग ने शाही चिकित्सा विभाग के प्रमुख के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से सार्थक किया। एक्यूपंक्चर अभी शुरू ही हुआ था, फिर भी ज़ियारुकी को दर्द में कमी महसूस होने लगी थी। वह वही लेटी रही, अपने पेट के निचले हिस्से में ठंडक को धीरे धीरे गर्माहट में बदलते हुए महसूस कर रही थी, मानो हर छोटी रक्तवाहिका खुल गई हो और आराम कर रही हो। उसके पूरे शरीर में एक सहज निर्बाध प्रवाह की अनुभूति फैल गई। अंततः उसे नींद भी आ गई। झाओ जुनियाओ उसे जगाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शाही डॉक्टर झांग ने नुस्खा लिख दिया था और उसके उपयोग के बारे में बताने ही वाले थे कि तभी झाओ जुनियाओ ने आदेश दिया, अब से शिया जेयू की चिकित्सा देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसका निहितार्थ स्पष्ट था, शाही डॉक्टर झांग स्वयं उनके उपचार की देखरेख करेंगे। शाही डॉक्टर झांग ने तुरंत सहमति दे दी। इनकार? मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है? अब तक हरम में सभी को पता चल चुका था कि शिया जेयू सम्राट की सबसे प्रिय थी। झाओ जुनियाओ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ली शेंगन को नुस्खा दे दो, तुम जा सकते हो। हाँ। झाओ चेन महल से निकलते समय शाही डॉक्टर झांग ने पीछे मुड़कर देखा। ये पहली बार है जब मुझे किसी महिला का इलाज करने के लिए झाओ चेन महल में बुलाया गया है। शिया जेयू सचमुच भाग्यशाली हैं। शियारुकी दोपहर के करीब ही जागी। जैसे ही वह धीरे धीरे उठी और करवट बदली, उसने बिस्तर पर खून का एक बड़ा धब्बा देखा। अरे नहीं, मैं कैसे सो गया? अब मैं क्या करूं? ये तो ड्रैगन बेड है। डॉट डॉट डॉट। कुछ हलचल सुनकर झाओ चेन महल से कई राजसी दासियां अंदर आईं। क्या जिया जेयू जाग रही है? शियारुकी ने उनकी ओर देखा, फिर अपने नीचे फैले खून की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब महल की दासियों ने भी खून का वह तालाब देखा तो उनके चेहरे उतर आए।
हालांकि केवल महल की दासियां होने के कारण उन्होंने ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। श्रेया जी, पहले आप उठ जाइए, सफाई का काम हम नौकरों पर छोड़ दीजिए। उनका लहजा कुछ हद तक रूखा था, लेकिन उन्होंने विनम्रता और सम्मान का दिखावा बनाए रखा। श्रेया रुकिन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से बिस्तर से उठ गई। उसके पास जूते पहनने का भी समय नहीं था, वह केवल अपनी कमीज पहने नंगे पैर फर्श पर खड़ी थी। उसकी कमीज खून से सनी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। महल की नौकरानियां इधर-उधर भाग दौड़ कर रही थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह उनके रास्ते में आ रही हो। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह खड़ी रहे या बैठे। स्थिति वाकई काफी असहज थी। झाओ जुन्याओ शाही अध्ययन कक्ष से लौट रहे थे और उनका इरादा उनसे मिलने का था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें दृश्य देखने को मिला। महाराज अमर रहे। महल की सभी दासियों ने घुटने टेककर उनका अभिवादन किया। जब श्रेया रुकिन ने पीछे मुड़कर देखा तभी उसे एहसास हुआ कि सम्राट आ चुके हैं। वह सहज रूप से घुटनों के बल बैठने लगी। गंभीर भावों के साथ झाओ जुन्याओ ने उसे ऊपर खींच लिया। तुम्हें बिस्तर से उठने की इजाजत किसने दी? श्रेया रुकिन चौंक गई और कमजोर स्वर में बोली, सम्राट, आपकी उपपत्नी ने आपका बिस्तर गंदा कर दिया है। झाओ जुन्याओ ने कुछ नहीं कहा। उसने एक कंबल ढूंढा, उसे उसने कसकर लपेटा और उसे नीचे सोफे पर लिटा दिया। तभी उसने मुड़कर देखा और उसकी निगाहें घुटने टेककर बैठी महल की दासियों पर बर्फीली निगाहों से पड़ी। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम में से कोई भी हमारी उपस्थिति में सेवा नहीं कर पाएगा। महल की दासियां भय से कांप उठी। ये नौकर ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये नौकर अब कभी हिम्मत नहीं करेगा। डॉट डॉट डॉट। दोपहर के भोजन के बाद छोटी शाही रसोई से औषधीय काढ़े का एक कटोरा परोसा गया। श्रेया रुकिन का चेहरा पल भर में विकृत हो गया। सम्राट, झाओ जुन्याओ स्वयं दवा लेकर आए थे। किंग किंग, इसे पी लो। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अचूक कठोरता झलक रही थी। श्रेया रुकिन तुरंत मान गई। मैं पीऊंगा, मैं इसे अभी पीऊंगा। इतना कहकर उसने अनिच्छा से दवा का कटोरा ले लिया। कटोरा उसकी नाक के पास पहुंचने से पहले ही एक बेहद दुर्गंधयुक्त औषधीय गंध ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। श्रेया रुकिन ने गहरी भौहें चढ़ाई, अपनी सांस रोकी और जबरदस्ती दवा निगल ली। उसने एक ही घूंट में सारा पेय पी लिया और कटोरा नीचे रख दिया। जी मिचलाने पर ज़ेया रुकिन ने 2 बार उल्टी करने की कोशिश की। मुंह धोने के बाद आखिरकार उसने कुछ हद तक खुद को संभाला। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये बहुत कड़वा है। हालांकि झाओ जुन्याओ बहुत खुश था। अच्छी दवा का स्वाद कड़वा होता है। श्रेया रुकिन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। दोपहर का भोजन करने और दोपहर भर आराम करने के बाद वह शाम होने तक किंग्या निवास पर नहीं लौटी। तब से किंग्या निवास में एक औषधीय सुगंध लगातार बनी रही, जो लंबे समय तक दूर होने से इनकार करती रही। डॉट डॉट डॉट। अगले दिन के बाद नव वर्ष की पूर्व संध्या थी। महल में नव वर्ष के उपहारों का वितरण लगभग पूरा हो चुका था। यहाँ तक कि महल के सेवकों को भी 2 शीतकालीन वस्त्र और 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया गया। ये जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई थी। प्रत्येक महल में जिनके स्वामी कृपालु और समृद्ध थे, उन्हें पुरस्कार प्राप्त होते थे। जिनके स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं थी, वे अधिकतर दिन कांपते हुए बिताते थे, बस किसी तरह सुरक्षित निकलने की आशा में। इससे अधिक मांगने की हिम्मत कौन करेगा? अतः एक अच्छे स्वामी की सेवा करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। नौकरों ने आपस में निजी तौर पर भी तुलना की। किंग्या निवास, श्रेया रुकिन उन्हें पुरस्कार बांट रही थी। ज़ेड यू प्रथम श्रेणी की थी, जीसू और जीनिंग, जो बाद में आई, दोनों द्वितीय श्रेणी की थी। जियो जिजी प्रथम श्रेणी में था, जियो चूजी दूसरे स्थान पर थे। शेष बचे हुए लोग कियू और कियूटोन तीसरे दर्जे के मामूली नौकर थे। श्रेया रुकिन ने इन पदों के अनुसार पुरस्कार वितरित किए। उच्च कोटि के सेवकों को 10 टाइल चांदी और रेशम के 2 थान मिलते थे। द्वितीय कोटि के सेवकों को 5 टाइल चांदी और रेशम के 2 थान मिलते थे। निम्न श्रेणी के सेवकों को 2 टाइल चांदी और रेशम का 1 थान मिलता था। रेशम के कपड़े से वस्त्र बनाए जा सकते थे, जो महल की दासियों और हिजड़ों दोनों के लिए उपयोगी थे। भले ही उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री दी जाती, फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति के कारण उन्हें उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं होती थी। इन पुरस्कारों को काफी उदार माना जा सकता है। मैं तो केवल चौथे दर्जे का जेयू हूँ, मैं इससे अधिक देने का सामर्थ्य नहीं रखता। महारानी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। महल में बहुत कम लोग हैं जो आपकी उदारता की बराबरी कर सकते हैं। ज़ियाओ ज़ीज़ी ने प्रसन्नता से कहा और उनके पास सरक गई। मैंने कल ही सुना कि महामहिम ने अपने भंडार गृहों से कुछ अनावश्यक कपड़े निकालकर बांट दिए। महारानी युनपिन और महारानी झेंगपिन की सेवा करने वाले महल के परिचारकों को कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। और आपने तो चांदी भी बांटी। श्याओ ज़ीज़ी सचमुच संतुष्ट थी। बाकी के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है। जीसू और जीनिंग के लिए महल में प्रवेश करने के बाद से 5 टाइल चांदी प्राप्त करना उनका पहला पुरस्कार था। वे इतने उत्साहित थे कि उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। श्रेया रुकिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें फटकारा, इधर-उधर बकवास मत करो। अगर बात फैल गई और दूसरे लोग ईर्ष्या करने लगे, तो वे तुम्हारी प्रेमिका के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वे सभी जल्दी से सिर झुकाकर सहमत हो गए। ज़ेया रुकिन फिर मुस्कुराई, अगर और कोई कारण न हो तो आप जा सकते हैं। परसों नए साल की पूर्व संध्या पर आप सभी को आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। जी हाँ, मेरी महिला। उनमें उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई। डॉट डॉट डॉट। उनके चले जाने के बाद ज़ेड यू ने भीतरी कक्ष में कुछ काम निपटाए, जबकि जीसू और जीनिंग ने अग्र कक्ष में बर्तन साफ किए। जियो जिजी और जियो झूसी आंगन में ड्यूटी पर थे। कियू ये और कियूटोन पीछे के आंगन में स्थित नौकरों के क्वार्टर की ओर चल पड़े। रास्ते भर कियूटोन के चेहरे पर उदासी छाई रही। मैंने लगभग 3 साल तक सेवा की है, फिर भी मैं उन 2 नवोदित लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरों को 10 टाइल या 5 टाइल मिलते हैं, तो हमें सिर्फ 2 ही क्यों मिलते हैं? कियू ये ने कुछ हैरानी से उसकी ओर देखा। हम मामूली नौकर हैं, बेशक हम तीसरे दर्जे के हैं। कियूटोन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक उठा। मैं तुमसे पहले आया था, किस आधार पर हमारे साथ ही जैसा व्यवहार किया जा रहा है? कियू ये और भी ज्यादा हैरान थी। हम दोनों तीसरे स्थान पर हैं, इसमें क्या अंतर है? कियूटोन ने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। वह गुस्से से अपने कमरे में वापस चली गई। अरे, आंगन की सफाई अभी तक नहीं हुई है। कियू ये ने चिल्लाकर कहा, खुद ही सफाई कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कियूटोन ने पीछे मुड़े बिना जवाब दिया। हमेशा मेरी ही बारी होती है। कियू ये ने हताशा से सोचा, चाहे वह चाहती हो या न चाहती हो, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर कियूटोन ऐसा नहीं करती और वह भी मना कर देती, तो आंगन कितना गंदा हो जाता। यदि उनकी मालकिन ने उन्हें दंडित करने का फैसला किया, तो दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसे कर देना ही बेहतर है। नया साल लगभग आ ही गया है, सजा मिलने से तो कुछ भी बेहतर है। डॉट डॉट डॉट। नौकरों के तंग कमरे में कियूटोन अपने साधारण बिस्तर पर रूठकर लेटी हुई थी। साल दर साल यही सब सहते हुए मैं कभी खुद को कुछ बना पाऊंगा या नहीं। कुछ देर बाद वह करवट बदलकर अपने बिस्तर के नीचे से एक छोटी सी कपड़े की थैली निकाली। अंदर ज़ेड पत्थर के 2 कंगन पड़े थे। वे चमकीले पन्ना हरे रंग के थे, जिनमें एक उत्तम चमक थी, जो स्पष्ट रूप से काफी मूल्यवान थे। उसने उन्हें अपनी पतली कलाई पर पहना लिया और उन्हें निहारते हुए उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। फिर उसने अपनी कलाई पर ध्यान दिया, जो काली और खुरदरी थी, जिसके कारण सुंदर कंगन उस जगह पर बिल्कुल बेमिल लग रहे थे। गुस्से में आकर उसने कंगन उतारकर एक तरफ फेंक दिए, लेकिन फिर मानो कुछ याद आने पर उसने जल्दी से उन्हें दोबारा उठा लिया। उसने उन्हें बार-बार रुमाल से पोंछा। जैसे-जैसे वह उन्हें चमकाती गई, उसकी आंखों में धन और यश की असीम लालसा भर गई। अंततः मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही होगा। डॉट डॉट डॉट। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर महल में उत्सव का माहौल छाया हुआ था। दोपहर में जियाओफांग हॉल में भोज तैयार था, बस महारानी और शाही परिवार की राजकुमारियों के आने का इंतजार था। श्रेया रुकिन ने जल्दी तैयारी कर ली थी और अपने आगमन का समय बिल्कुल सही रखा था, न तो बहुत जल्दी और न ही बहुत देर से। जब वह पहुंची, तो माननीय महिला लेन, माननीय महिला चेंग और कुलीन महिला सोन पहले से ही वहां मौजूद थी। आदरणीय लेडी चेंग और कुलीन लेडी सोन कभी-कभार बातचीत करती थी, जबकि आदरणीय लेडी लेन थोड़ी शर्मीली लग रही थी। आदरणीय लेडी लेन अकेली बैठी थी और कुछ अलग-थलग प्रतीत हो रही थी। श्रेया रुकिन के आने पर तीनों ने उठकर उनका अभिवादन किया। श्रेया रुकिन ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर स्वयं आदरणीय महिला लेन के बगल में बैठ गईं।
सूरजमुखी के बीच चबाते हुए ज़ियारुद्दीन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि लेडी शी कैसी है। महारानी युनपिन को इस तरह काटने से उसे क्या फायदा हुआ? आदरणीय लेडी लैन ने आह भरी। वह ठीक नहीं है, श्रेया जियू, तुम जानती हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है ना? आदरणीय लेडी लैन ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। ज़ियारुद्दीन ने भावहीन मुस्कान के साथ जवाब दिया और चुप रही। आदरणीय लेडी लैन ने आगे कहा, वह दिन भर रोती रहती है, उसे चाय या खाने की इच्छा नहीं होती और उसका वजन काफी कम हो गया है। बोलते समय उनके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। ज़ियारुद्दीन अचानक बहुत उत्सुक हो गई। क्या आदरणीय लैन सचमुच अनजान थी या आदरणीय शी की तरह वह भी सिर्फ दिखावा कर रही थी? वह मुस्कुराई, तो क्या वह अभी भी अगरबत्ती बना रही है? आदरणीय लेडी लैन ने सिर हिलाया। वह अब अगरबत्ती नहीं बना रही है। उसका कहना है कि इन सब चीजों से उसे बदकिस्मती मिली है। ज़ियारुद्दीन मुस्कुराई और रुमाल से अपने हाथ पोंछे। फिर उसने कहा, सचमुच कभी-कभी अनजाने में ही इंसान अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेता है। महल में हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। पता नहीं कब कोई आपके खिलाफ साजिश रच दे। जब ज़ियारुद्दीन बोल रही थी, तो उसकी निगाहें आदरणीय लेडी लैन की आंखों पर टिकी हुई थी। समझदार लोग स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों का अर्थ समझ जाते। आंखें अक्सर सच्चाई का खुलासा कर देती हैं। ये बता देती है कि कोई व्यक्ति सच्चा है या दिखावा कर रहा है। आदरणीय लेडी लैन ने उलझन भरे भाव से सुना, समझने का कोई संकेत नहीं दिखाया। स्पष्ट रूप से वह अंतर्निहित अर्थ को नहीं समझ पा रही थी। क्या उसे समझ नहीं आया? शायद वह सचमुच निर्दोष थी, लेकिन मैं कोई संत नहीं हूँ, तो क्या हुआ अगर वह निर्दोष है? इस झंझट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेहमान धीरे-धीरे आने लगे। महल से कई वरिष्ठ शाही पत्नियां, शाही परिवार की कुछ राजकुमारियां और प्रमुख राजकुमारियां, राजकुमारों की पत्नियां इत्यादि। ज़ियारुद्दीन वास्तव में पहचान नहीं पा रही थी कि कौन-कौन है, लेकिन उसने राजकुमारी यान को पहचान लिया था। पिछले साल वाननान में उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी और राजकुमारी यान को भी उसकी कुछ झलक थी। ज़ियारुद्दीन को अपनी ओर देखते हुए देखकर राजकुमारी यान ने भी नजरें मिलाई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, मानो बिना बोले अभिवादन कर रही हूँ। महारानी आ गई हैं, महारानी आ गई हैं। महारानी ने महारानी डोवेजर का सहारा लेकर प्रवेश किया, जो धीरे-धीरे बाहर से अंदर आ रही थी। सभी ने सम्मान व्यक्त करने के लिए खड़े हो गए। आज महारानी ने बेर के लाल रंग का फीनिक्स वस्त्र पहना था, जिस पर हल्के गहरे रंग के पैटर्न बने हुए थे। उन्होंने सिर पर बहुत कम गहने पहने थे, बस कुछ फीनिक्स हेयरपिन। वे बेहद सादी दिख रही थी और उनका रंग रूप भी निखरा हुआ था। उठो उठो, महारानी ने कहा, ये नव वर्ष की पूर्व संध्या है, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद महारानी माँ, महामहिम महारानी। ज़ियारुद्दीन के आने पर तीनों ने उठकर उनका अभिवादन किया। ज़ियारुद्दीन ने उन्हें बैठने का इशारा किया और फिर स्वयं आदरणीय महिला लैन के बगल में बैठ गई। सूरजमुखी के बीच चबाते हुए ज़ियारुद्दीन ने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि लेडी शी कैसी है? महारानी युनपिन को इस तरह काटने से उसे क्या फायदा हुआ? आदरणीय लेडी लैन ने आह भरी। वह ठीक नहीं है, श्रेया जियू, तुम जानती हो कि उसके साथ अन्याय हुआ है ना? आदरणीय लेडी लैन ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। ज़ियारुद्दीन ने भावहीन मुस्कान के साथ जवाब दिया और चुप रही। आदरणीय लेडी लैन ने आगे कहा, वह दिन भर रोती रहती है, उसे चाय या खाने की इच्छा नहीं होती और उसका वजन काफी कम हो गया है। बोलते समय उनके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। ज़ियारुद्दीन अचानक बहुत उत्सुक हो गई। क्या आदरणीय लैन सचमुच अनजान थी या आदरणीय शी की तरह वह भी सिर्फ दिखावा कर रही थी? वह मुस्कुराई, तो क्या वह अभी भी अगरबत्ती बना रही है? आदरणीय लेडी लैन ने सिर हिलाया। वह अब अगरबत्ती नहीं बना रही है। उसका कहना है कि इन सब चीजों से उसे बदकिस्मती मिली है। ज़ियारुद्दीन मुस्कुराई और रुमाल से अपने हाथ पोंछे। फिर उसने कहा, सचमुच कभी-कभी अनजाने में ही इंसान अपने ऊपर मुसीबत मोल ले लेता है। महल में हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। पता नहीं कब कोई आपके खिलाफ साजिश रच दे। जब ज़ियारुद्दीन बोल रही थी, तो उसकी निगाहें आदरणीय लेडी लैन की आंखों पर टिकी हुई थी। समझदार लोग स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों का अर्थ समझ जाते। आंखें अक्सर सच्चाई का खुलासा कर देती हैं। ये बता देती है कि कोई व्यक्ति सच्चा है या दिखावा कर रहा है। आदरणीय लेडी लैन ने उलझन भरे भाव से सुना, समझने का कोई संकेत नहीं दिखाया। स्पष्ट रूप से वह अंतर्निहित अर्थ को नहीं समझ पा रही थी। क्या उसे समझ नहीं आया? शायद वह सचमुच निर्दोष थी, लेकिन मैं कोई संत नहीं हूँ, तो क्या हुआ अगर वह निर्दोष है? इस झंझट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेहमान धीरे-धीरे आने लगे। महल से कई वरिष्ठ शाही पत्नियां, शाही परिवार की कुछ राजकुमारियां और प्रमुख राजकुमारियां, राजकुमारों की पत्नियां इत्यादि। ज़ियारुद्दीन वास्तव में पहचान नहीं पा रही थी कि कौन-कौन है, लेकिन उसने राजकुमारी यान को पहचान लिया था। पिछले साल वाननान में उनकी कुछ मुलाकातें हुई थी और राजकुमारी यान को भी उसकी कुछ झलक थी। ज़ियारुद्दीन को अपनी ओर देखते हुए देखकर राजकुमारी यान ने भी नजरें मिलाई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, मानो बिना बोले अभिवादन कर रही हूँ। महारानी आ गई हैं, महारानी आ गई हैं। महारानी ने महारानी डोवेजर का सहारा लेकर प्रवेश किया, जो धीरे-धीरे बाहर से अंदर आ रही थी। सभी ने सम्मान व्यक्त करने के लिए खड़े हो गए। आज महारानी ने बेर के लाल रंग का फीनिक्स वस्त्र पहना था, जिस पर हल्के गहरे रंग के पैटर्न बने हुए थे। उन्होंने सिर पर बहुत कम गहने पहने थे, बस कुछ फीनिक्स हेयरपिन। वे बेहद सादी दिख रही थी और उनका रंग रूप भी निखरा हुआ था। उठो उठो, महारानी ने कहा, ये नव वर्ष की पूर्व संध्या है, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद महारानी माँ, महामहिम महारानी। सभी लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गए। महारानी के बैठते ही उनकी नजर राजकुमारी यान पर पड़ी। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने पूछा, वो बच्चा जुनकी कहाँ है? आपको लौटे 2 दिन हो गए हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? राजकुमारी यान की आंखों में थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। हम परसों दोपहर राजधानी पहुंचे थे। कल उन्होंने कहा था कि वे सम्राट के साथ कुछ सैन्य मुकाबले देखने गए थे और देर रात तक नहीं लौटे। वे आज सुबह फिर महल गए। मैंने तो अभी तक उसकी परछाई भी नहीं देखी। महारानी माँ हंसी। खैर, पुरुष ऐसे ही होते हैं, वे सभी ऐसी चीजों का आनंद लेते हैं और भाई आपस में बहुत करीब होते हैं। राजकुमारी यान मुस्कुराई, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महारानी ने आगे पूछा, और आपके पति राजकुमार कैसे हैं? राजकुमारी यान की आंखों में अचानक दुख और एक अवर्णनीय जटिल भावना का मिश्रण छा गया। उन्हें जवाब देने में काफी समय लगा। राजकुमार यान का कहना है कि उनके पैरों में चलने में असुविधा है और इस साल राजधानी में बहुत ठंड है, इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। उनकी आवाज में हल्की सी कंपन थी, मानो वे जानबूझकर किसी गहरी भावना को दबा रही हों। लेकिन महारानी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए उदासी छा गई, फिर वे मुस्कुरा उठी। उन्हें आने की जरूरत नहीं है, आप और आपका बेटा यहाँ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसने विषय बदल दिया। नाटक मंडली कहाँ है? जल्दी करो, नाटक दिखाने के लिए कहो, वरना हम आज सारे नाटक देख नहीं पाएंगे। राजकुमारी यान ने आखिरकार राहत की सांस ली। मेज के नीचे जिस रुमाल को वह मरोड़ रही थी, वह धीरे-धीरे खुल गया। माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। महारानी ने मुस्कुराते हुए 2 नाटक चुने और उनमें से एक को उन्होंने स्वयं चुना। बाकी किसी ने भी कोई नाटक नहीं चुना, ये कहते हुए कि वे वर्तमान नाटक देखने के बाद चुनेंगे। महारानी ने इस पर और जोर नहीं दिया। कलाकार मंच पर आए, अभिवादन किया और घंटों और ढोल की जोरदार आवाज के बाद उन्होंने अपना उच्च स्वर वाला ओपेरा शैली का गायन शुरू किया। ज़ियारुद्दीन को नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि महारानी और राजकुमारी यान के बीच अभी हुई बातचीत काफी रोचक थी। 2 औरतें, लगभग एक ही उम्र की 2 औरतें, उनके बीच क्या हुआ होगा? जवाब तो एक पुरुष ही होना चाहिए। वे प्रेम में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हो सकती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों को दिवंगत सम्राट से प्यार हो गया हो और महारानी ने पहले उन पर अपना अधिकार जमा लिया हो? नहीं, ये बात समझ में नहीं आती। कहा जाता है कि राजकुमारी यान का परिवार इतना प्रतिष्ठित नहीं था, दिवंगत सम्राट से शादी करना उनके लिए काफी मुश्किल होता। तो क्या दोनों को राजकुमार यान से प्यार हो गया और राजकुमारी यान ने पहले सफलता हासिल कर ली? ये तो और भी कम समझ में आता है। राजकुमार यान शारीरिक रूप से अक्षम है, महारानी जैसी स्वाभिमानी महिला एक अपन को कैसे पसंद कर सकती है? फिर आखिर बात क्या हो सकती है? ज़ियारुद्दीन ने पूरी शाम बेतुकी अक्लों में बिताई, लेकिन वो कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे सकी।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित भोज के अंत में शाही रसोई ने सभी के लिए पकौड़ी परोसी। शाही रसोई के मुख्य प्रबंधक हे चांगशो ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। महारानी, महारानी और आप सभी महिलाओं और राजकुमारियों को शांति मिले। महारानी ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, छोटे हे, इस साल पकौड़ियों के अंदर क्या लपेटा गया है? हे चांगशो ने झुककर उत्तर दिया, ये शुभकामनाओं से भरे हैं, दीर्घायु, स्वास्थ्य और शांति, प्रचुर आशीर्वाद और स्थायी सुख, देश की शांति और जनता की सुरक्षा, फसलों के लिए अनुकूल मौसम, शांतिपूर्ण घर और समृद्ध आजीविका और समृद्धि की भरपूर कामना। पिछले साल हमारे पास चांदी के टोकन थे, लेकिन इस साल हमारे पास सोने के टोकन है। जिस भी गुरु को ऐसा गुरु मिल जाएगा वह निश्चित रूप से धन्य होगा। महारानी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, शाबाश, शाबाश, उसे इनाम दो। महारानी को बहुत बहुत धन्यवाद। शाही रसोई के मुख्य प्रबंधक हे चांगशो के पास चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नववर्ष की पूर्व संध्या पर महारानी से पुरस्कार प्राप्त करना एक बड़ा सम्मान था, जिसे चांदी की कोई भी मात्रा नहीं खरीद सकती थी। पकौड़े झटपट बांट दिए गए। प्रत्येक सफेद जैद पत्थर की थाली में 5 या 6 पकौड़े थे। सभी बेहद नाजुक और आकर्षक आकार के थे। वे सभी एक जैसे थे। ये बताना मुश्किल था कि किस पकौड़े में सोने का सिक्का है और किस में नहीं। ये सब किस्मत की बात थी। जब महारानी ने अपने तीसरे पकौड़े का एक टुकड़ा खाया तो उन्हें कुछ सच चीज महसूस हुई। बधाई हो महारानी जी, आप सचमुच भाग्यशाली हैं। बहन किंग ने रुमाल से उस वस्तु को उठाया, उसे ध्यान से साफ किया और तेज रोशनी में देखा। ये दीर्घायु, स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक है। सभी लोग बधाई और प्रशंसा देने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़े। महारानी प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। आप सब खा लीजिए, देखते हैं कि आप में से बचे हुए 5 किसे मिलते हैं। बाकी लोगों ने भी बात मान ली, सिर झुकाया और खाना शुरू कर दिया। आउच, माँ, मेरा दांत। सबसे बड़ी राजकुमारी की आवाज आई। बधाई हो सबसे बड़ी राजकुमारी। महारानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है? सबसे बड़ी राजकुमारी की धाई ने सोने के उस चिन्ह को साफ किया और महारानी निंग को दे दिया। महारानी निंग ने भौहें चढ़ाकर उसे कुछ देर तक गौर से देखा। ये शांतिपूर्ण घर और समृद्ध आजीविका का प्रतीक है। वीर फिर खिलखिला उठी। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर सबसे बड़ी राजकुमारी एक लड़का होती तो वह निश्चित रूप से महान कार्य करती और अपने पिता सम्राट की चिंताओं को दूर करती। महारानी निंग ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आइए उम्मीद करें कि उसकी शादी एक अच्छे पति से हो और इस तरह वह अपने पिता सम्राट के बोझ को कम करने में भी मदद कर सकेगी। उत्सव के उल्लास के बीच एक बार फिर हंसी की गूंज सुनाई दी। कुछ समय बाद सोने के और कोई सिक्के नहीं मिले। महारानी ने अपने पकौड़े तो खा लिए थे, लेकिन उन्हें एक भी सिक्का नहीं मिला। नीचे सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन अभी तक किसी को भी कोई भाग्यशाली ताबीज नहीं मिला था। शेया रुकिन ने अपने सामने रखे 6 पकौड़ों को देखा। शाही परिवार को मौज मस्ती करना बखूबी आता है। आम लोग तो पकौड़े में तांबे का सिक्का भरते हैं, लेकिन ये लोग तो सोने से भरते हैं। वाह! ये सोचकर उसने अपने हाथ जोड़कर थोड़ी देर प्रार्थना की। चलो खाते हैं। ज़ेड्यू ने बगल से दबे स्वर में आग्रह किया। महामहिम धीरे-धीरे आगे बढ़ें। आह! शेया रुकिन ने लापरवाही बरती थी और किसी सख्त चीज को दांतों से काट लिया था। इतना कम मौका मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होगा। इसके बारे में सोचकर जादू सा लगता है। जब महारानी ने देखा कि शेया जेयू को कुछ मिल गया है तो उन्हें निराशा हुई। बिना पूछे ही उन्होंने अनदेखा करने का नाटक किया। महारानी ने ही पूछा, यह क्या है? महामहिम महारानी को उत्तर देते हुए, मेरा संदेश है, जनता के लिए महान समृद्धि और शांति। महारानी मुस्कुराई। तुम तो वाकई भाग्यशाली हो। केवल महारानी ही जानती थी कि वह मुस्कान कितनी बनावटी थी। शेया रुकिन ने सोचा, शायद केवल महारानी फैन ही इतनी दृढ़ता से महारानी का पद संभाल सकती थी। प्रतिष्ठा के लिए इतना प्रयास करना, ये वाकई अविश्वसनीय है। फिर आउच! ज़ेया रुकिन ने फिर से किसी सख्त चीज को काट लिया। महारानी के चेहरे के भाव और भी बिगड़ गए। एक और पकौड़ी खाए और अभी भी एक और जादू बाकी था। आखिरी वाले के साथ ज़ेया रुकिन ने सोचा, निश्चित रूप से इस बार और कोई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने मुंह में रखा, उसके दांत फिर से किसी ठोस चीज से टकरा गए। अभी एक और बाकी था, तो इन आखिरी 4 पकौड़ियों के सारे आकर्षण अंततः ज़ेया रुकिन की थाली में आ गए। महारानी का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। उनका भाव भंगिमा अत्यंत बदसूरत था। महारानी का चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो हरम की किसी भी महिला के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव नहीं था। शेया रुकिन को भी लगा कि यह कुछ ज्यादा ही संयोग है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश थी। आप सब खुश हो या ना हो, मैं खुश हूँ और मेरे लिए बस यही मायने रखता है। हाँ, नववर्ष की पूर्व संध्या पर प्रार्थना सभा समाप्त होने के बाद महल के सेवक पटाखे जलाने गए। तेज गड़गड़ाहट और चटकने की आवाजों से कुछ देर के लिए माहौल जीवंत हो उठा। शोरगुल शांत होने के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। बेहद प्रसन्न होकर वह किंग्या निवास लौटी, नहा धोकर बिस्तर पर लेट गई। ज़ेड्यू, मेरे लिए उन 4 छोटे सोने के टुकड़ों को साफ कर दो और उन्हें एक थैली में रख दो। मैं उन्हें अपने तकिए के नीचे रखना चाहता हूँ। ज़ेड्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर कहा, मेरी मालकिन, इस साल आपका भाग्य अच्छा रहने वाला है। इतने सारे लोग थे और कुल 6 ताबीज थे, फिर भी आपको उनमें से 4 मिल गए। शेया रुकिन ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, मुझे हमेशा से लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हाँ, ज़ेड्यू ने बेबसी से सिर हिलाया। अब सो जाओ, हमें कल सुबह जल्दी उठना है। ये कहकर उसने शेया रुकिन के लिए बिस्तर के पर्दे ठीक किए, दीपक को एक तरफ किया, दरवाजा बंद किया और चली गई। नववर्ष के पहले दिन काफी व्यस्तता रही। ज़ेया रुकिन को अंततः दूसरे दिन कुछ फुर्सत का समय मिला। शेया रुकिन बिस्तर पर लेटी हुई दाबाई के साथ खेल रही थी, जबकि ज़ेड्यू उसके पैरों की मालिश कर रही थी। नए साल से पहले स्वर्ग की पूजा अर्चना से लेकर नए साल की तैयारियों तक, फिर नए साल की पूर्व संध्या और फिर पहला दिन। ये सभी समारोह आखिरकार समाप्त हो गए। इस वर्ष झाओ जुनियाओ काफी व्यस्त थे स्वर्ग पूजा समारोह के लिए। वे उसी दिन गए और वापस आ गए। पिछले वर्षों के विपरीत जब वे दक्षिण उद्यान में कुछ दिनों के लिए रुकते थे। आह! ज़ेया रुकिन ने आह भरी। मेरी मालकिन, अब आप ठीक से आराम कर सकती हैं, है ना? जल्दी करो और मेरी मालिश करो। दूसरे दिन के बाद सभी लोग आराम कर रहे थे। अपने अपने राज्यों से लौटे राजकुमारों को भी खाली समय मिल गया था और उन्होंने छोटे छोटे समूहों में योजनाएं बनाई। इनमें सबसे बड़े राजकुमार जिंग, दूसरे नंबर पर राजकुमार ज्वांग और चौथे नंबर पर राजकुमार वू थे। 5वें, 6ठे और 7वें भाई अभी बहुत छोटे थे और उन्हें अभी तक राजसी उपाधियां नहीं मिली थी। इनके अलावा कुछ करीबी चचेरे भाई भी थे, जैसे राजकुमार यान के उत्तराधिकारी झाओ जुनकी। उनके दिन आराम से बीतते थे। वे गुरुद्वार में हिस्सा लेते थे, बर्फ और फूलों की प्रशंसा करते थे और शराब बनाते थे। झाओ जुनियाओ के पास अभी भी कई काम बाकी थे, हालांकि वह कभी-कभी उनके साथ शराब पीने के लिए शामिल हो जाता था। 7वें या 8वें दिन तक राजकुमार अपने अपने जागीरों की यात्रा पर निकल चुके थे और सम्राट को आखिरकार कुछ आराम का समय मिल गया था। 2 दिन आराम करने के बाद झाओ जुनियाओ को अचानक कुछ याद आया। शाम को उन्होंने रात का खाना भी नहीं खाया और सीधे किंग्या निवास की ओर चल दिए। शेया रुकिन बिल्ली के साथ खेल रही थी, तभी अचानक सम्राट प्रकट हुए और उसे चौंका दिया। सम्राट, उसे बस एक नजर देखते ही ज़ेया रुकिन को दिल में दर्द सा महसूस हुआ। नए साल के बाद भी तुम्हारा वजन कम हो गया है। झाओ जुनियाओ ने उसे गले लगाया और सोफे पर लेट गया। ये तो युद्ध लड़ने से भी ज्यादा थकाने वाला है। उसे हर जगह के मामलों को संभालना पड़ता था, भला वह थका हुआ क्यों नहीं होता? शेया रुकिन ने बड़े उत्साह से उसकी चापलूसी करते हुए कहा, इसे ही कहते हैं योग्य लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। झाओ जुनियाओ ने अपने होंठ सिकुड़े। बस करो, रहने दो। ये कहते हुए उसने कुशलता से उसका दुदू उठाया और उसके पेट को छुआ। क्या तुम समय पर अपनी दवा ले रही हो? मैंने सुना है तुम्हें सोने के 4 ताबीज मिले हैं। शेया रुकिन की आंखें तुरंत चमक उठी। वह उसके आलिंगन से कूदकर निकली, तकिए के नीचे से एक थैली निकाली और उसे किसी खजाने की तरह दिखाते हुए बोली, लो देखो। झाओ जुनियाओ ने मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार किया और आराम से 4 सोने के ताबीज निकाले। सनातन सौभाग्य और आशीर्वाद, देश के लिए शांति और समृद्धि, अनुकूल मौसम और भरपूर समृद्धि। अचानक झाओ जुनियाओ के मन में एक विचार आया और उसने शेया रुकिन के पेट को छुआ। किंग, तुम मुझे 4 संतानें दो, एक बेटी, सतर्क सौभाग्य और आशीर्वाद के लिए, 3 बेटे, एक सेनापति बने जो महान के लिए राष्ट्र की शांति और समृद्धि सुनिश्चित करे।
बाकी दो में से एक राजस्व मंत्रालय में जाए अनुकूल मौसम के लिए और दूसरा युवराज बने समृद्धि के लिए। कैसा रहेगा? श्रेया रुकिन वही खड़ी सुन रही थी। पहला भाग तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसे घुटनों पर ला दिया। महाराज, आपकी उपपत्नी ऐसा करने का साहस नहीं कर सकती। यदि आपकी उपपत्नी के वास्तव में बच्चे हैं तो वह केवल उनकी सुरक्षा और कल्याण की कामना करती है और किसी अन्य चीज की लालसा करने का साहस नहीं करती। कृपया अपने शब्द वापस ले लें महाराज। सम्राट का ये कथन भले ही मजाक में कहा गया हो, अगर दूसरों ने सुन लिया तो मेरी जान ले सकता है या मेरे बच्चे की जान भी ले सकता है। इसके अलावा मैंने जो कहा वह भी सच है। मैं अपने बच्चों को कभी भी कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा जो उन्हें पसंद न हो। जब तक वे सुरक्षित और खुश हैं, मैं संतुष्ट रहूंगा। जमीन पर घुटने टेककर बैठी श्रेया रुकिन बेहद गंभीर प्रतीत हो रही थी। झाओ जुनयाओ ने उसकी तरफ देखा और हंस पड़ी। ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। तभी ज़िया रुकिन ने राहत की सांस ली और आज्ञाकारी होकर खड़ी हो गई। उसने सोने के छोटे-छोटे ताबीज एक तरफ रख दिए। श्रेया रुकिन ने झट से विषय बदल दिया। सम्राट, मेरे भाई की युद्ध प्रतियोगिता कैसी रही? क्या उसे शाही वन सेना का कमांडर चुना गया? झाओ जुनयाओ ने सिर हिलाया। वह फाइनल में 2 बनाम 1 के मुकाबले में हार गया। अरे, ज़िया रुकिन ने हैरानी से कहा। वह खुलकर निराश तो नहीं थी, लेकिन काफी आश्चर्यचकित जरूर थी। झाओ जुनयाओ ने बताया, 9 प्रतियोगी थे जो 3-3 के समूहों में लड़ रहे थे। प्रत्येक समूह का विजेता अगले चरण में पहुंचा। जब अंतिम 3 बचे तो वह हार गया। तो फिर क्या? ज़िया रुकिन ने पूछा। अंतिम 3 में पहुंचने के बाद क्या सब कुछ व्यर्थ हो गया? झाओ जुनयाओ ने उसकी चिंतित शक्ल देखकर उसे थोड़ा चिढ़ाने का फैसला किया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, पलटकर उसे अपने नीचे दबा लिया और शरारती मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या तुम हमारे बच्चे को जन्म दोगी? श्रेया रुकिन चौंक गई, फिर थोड़ी नाराज भी हुई। उसने अपना सिर घुमाया और झट से बोली, सम्राट, आपके पास इतनी सारी स्त्रियां हैं, मुझ पर ही क्यों जोर दे रहे हैं? झाओ जुनयाओ चौंक गया। ये वाकई एक सवाल था, लेकिन कुछ देर बाद उसने दृढ़ता से जवाब दिया, हम आपको पसंद करते हैं। श्रेया रुकिन ने आंखें घुमाई और धीरे से बुदबुदाई, तुम्हें तो इतनी सारी पसंद है, अगले साल और भी आएंगी। सम्राट खुद कह रहे हैं कि उन्हें कोई पसंद है, इस बात पर तो मूर्ख ही यकीन करेगा। हम श्रेया रुकिन के हल्के लाल गालों को देखकर झाओ जुनयाओ को एक अवर्णनीय खुशी महसूस हुई। किंग किंग, क्या तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। झाओ जुनयाओ ने एक पल सोचा, फिर कहा, किंग किंग, हमें नहीं पता क्यों, लेकिन हम बस तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं। प्रथम चंद्रमाह के 9वें दिन की रात को शाही अंगरक्षक ज़िया टिनफेंग ने शाही वन सेना के 100 सैनिकों का नेतृत्व करते हुए राजधानी से यांडुआन शहर की ओर कूच किया। जनरल ज़ियाओ की खुफिया रिपोर्टों के अनुसार फान चांगशेन को यांडुआन शहर से राजधानी लौटते समय अगवा कर लिया गया था। हाथ में नक्शा लिए शिया टिनफेंग घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसका कवच चांदी जैसी चमक से दमक रहा था और हेलमेट पर लगा लाल लटकन रात की हवा में लहरा रहा था। उसकी घनी बाहों के नीचे उसकी चमकदार आंखें चील की तरह तेज चमक रही थी, मानो अंधेरे में भी सब कुछ भेदने की क्षमता रखती हूँ। कई 100 मील की रात्रिकालीन यात्रा के बाद टुकड़ी 2 दिन और 2 रात बाद अपहरण स्थल पर पहुंची, जहां उसने जनरल शियाओ द्वारा भेजे गए प्राइमस कैंप के घुड़सवारों के साथ मिलकर काम किया। प्राइमस कैंप से घुड़सवार सेना के प्रमुख जनरल चेन थे। लगभग 40 वर्ष के ये व्यक्ति रणनीति में काफी कुशल और निपुण थे और मार्च करने और लड़ने के लिए उनके अपने नियम थे। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने जनरल शियाओ के साथ युद्ध में भाग लिया था और कई सैन्य विजय प्राप्त की थी। अनुभवी और सक्षम होने के कारण उन्हें एक उत्कृष्ट जनरल माना जाता था। हालांकि उनमें एक कमी थी, हठधर्मी और अपनी ही राय पर अड़े रहना। अपने ही तरीकों पर अड़े रहने के कारण वे अक्सर खुद को बहुत ऊंचा समझते थे और दूसरों की राय सुनने से इनकार कर देते थे। इस बार ये देखकर कि शाही वन सेना का नेतृत्व एक अज्ञात युवक कर रहा था और वह भी एक अपरिचित अनुभवी युवक, वह बेहद नाखुश हुआ और हल्के से नाक सिकुड़ी। ये कौन से रईस नौजवान हैं जो यहाँ श्रेय लेने आए हैं? उन्होंने ये सब बहुत बार देखा था। कई कुलीन परिवारों के वंशज पढ़ाई करने से कतराते थे। 10 साल की कठिन पढ़ाई जिसमें शाही परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की कोई गारंटी नहीं थी, उनके लिए असहनीय कष्टदायक थी। सैन्य अधिकारी बनने का रास्ता कहीं अधिक आसान था। कुछ मार्शल आर्ट कौशल सीख लें, सेना में कुछ सैन्य उपलब्धियां हासिल करें और फिर अपने संपर्कों के सहारे एक अच्छा सरकारी पद प्राप्त कर सकते हैं। बेशक ऐसे लोगों को आमतौर पर अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। शिया टिनफेंग घोड़े से उतरे और जनरल चेन के पास जाकर उन्हें मुट्ठी से अभिवादन करते हुए विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। जनरल चेन ने घमंडी निगाहों से उसे नीचे देखा, मानो उसकी आंखें आसमान की ओर घूम रही हो, और तिरस्कारपूर्ण लहजे में जवाब दिया, जी हाँ, नमस्कार। आपका उपनाम क्या है? ज़िया टिनफेंग ने उत्तर दिया, ज़िया। शाही वन सेना और तीनों महान शिविर सीधे सम्राट के अधीन थे और उन्हें समान दर्जा प्राप्त था। जनरल चेन ज़िया टिनफेंग से श्रेष्ठ नहीं थे। ज़िया टिनफेंग द्वारा उनके प्रति दिखाई गई विनम्रता मात्र एक कनिष्ठ द्वारा वरिष्ठ को दिया जाने वाला सम्मान था। हालांकि ज़िया टिनफेंग ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। ये आदमी इतना अजीब क्यों लग रहा है? क्या ये मुझे नीचा दिखा रहा है? जनरल चेन ने तुरंत इस पर विचार किया। राजधानी में शियाओ नाम वाला कोई प्रमुख कुलीन परिवार नहीं है। आप कहाँ से हैं? शिया टिनफेंग की भौहें पूरी तरह सिकुड़ गईं। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं सम्राट के लिए एक काम पर हूँ, मुझे अपने परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करवानी होगी? वह काफी नाराज था, लेकिन अपने वरिष्ठ के प्रति सम्मान के कारण उसने अनिच्छा से जवाब दिया, मेरा जन्म राजधानी शहर में नहीं हुआ था। जनरल चेन के कुछ और पूछने का इंतजार किए बिना ज़िया टिनफेंग ने तुरंत फिर से मुट्ठी बांध ली। मैं अभी अभी आया हूँ और मुझे आसपास के माहौल से परिचित होने की जरूरत है। अगर आप मुझे अनुमति दें। इतना कहकर वह मुड़ा और तेजी से चला गया, जिससे जनरल चेन पूरी तरह से अचंभित रह गए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि जब तक जनरल चेन को होश आया, तब तक उन्होंने केवल एक लंबा, अलग-थलग सा दिखने वाला व्यक्ति दूर जाता हुआ देखा। ये क्या हो रहा है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक जूनियर मुझे अपमानित कर रहा है। वह मन ही मन गुस्से से भड़क उठा। हम भले ही तुम राजधानी शहर से न हो, लेकिन किसी न किसी प्रभावशाली परिवार से तो जरूर होगे। उसने चिढ़कर कहा, जिसके पास कोई संपर्क या शक्ति न हो, वह मुझसे इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सोचकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वह ज़िया टिनफेंग से विपरीत दिशा में चलने के लिए मुड़ गया। बस देखते रहो, बदतमीज बच्चे, कोई हुनर नहीं, फिर भी इतना गुस्सैल। देर सवेर तुम मुझसे भीख मांगोगे। वो फैन चांगशेन साक्षात शैतान है। अगर मैं उसे नहीं पकड़ सकता, तो मुझे नहीं लगता कि तुम भी पकड़ पाओगे। यही सोचकर उसने अपनी पैंट से धूल झाड़ी और प्रेमस कैंप की ओर चल पड़ा। जाते हुए जोर से चिल्लाया, पुरुषों, खोज जारी रखो, उसे ढूंढो। जहां से कुछ ही दूर शाही वन सेना के शिविर में शिया टिनफेंग ध्यान से एक नक्शे का अध्ययन कर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उसकी बात जैसी पैनी निगाहें तलवार की तरह तेज नक्शे के हर कोने पर घूम रही थी। ये घाटी दुर्गम भूभाग वाली है, इसीलिए उन पर यहाँ घात लगाकर हमला किया गया। उसके एक आदमी ने पूछा, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है। क्या हमें बेवजह ही उसकी तलाश करनी चाहिए? एक अन्य सैनिक ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि शैतान के अवतार ने खुद को इन पहाड़ों का राजा घोषित कर दिया है। कहा जाता है कि वह असली डाकुओं से भी ज्यादा निर्दयी है। उसे ढूंढने का कोई तरीका ही नहीं है। शिया टिनफेंग जिन सैनिकों को लेकर आया था, वे सभी शाही वन सेना से थे और उनमें से अधिकांश ने चयन प्रक्रिया के दौरान उससे मुकाबला किया था। जिन्हें उसने हराया था, वे उसकी क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब वे उसे अपना नेता मानते थे। दरअसल सम्राट ने उसे ही शाही वन सेना के इन 100 सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। शिया टिनफेंग ने कुछ देर तक नक्शे को घूरकर देखा। अंत में उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर 100 मील से भी अधिक दूर स्थित एक कस्बे की ओर इशारा किया। यहाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वह वही है, निंगुआन शहर। एक व्यक्ति ने पूछा। ज़िया टिनफेंग ने सिर हिलाया। हालांकि बाकी लोग संशय में थे, लेकिन किसी ने भी अपनी शंका व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सोचा, अगर आपको संदेह है, तो बेहतर होगा कि आपके पास खुद का बेहतर विचार हो और वे चुप रहे।
सभी सैनिकों, मेरा आदेश सुनो। जिया टिनफेंग ने घोषणा की, आज रात हम विश्राम करेंगे, कल सुबह हम निंगुआन शहर के लिए रवाना होंगे। जी हाँ महाराज, शाही वन सेना ने एकमत होकर उत्तर दिया। शिया टिनफेंग ने सिर हिलाया। आखिरकार उसके अपने आदमी भरोसेमंद थे। मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में ताकत ही सम्मान का स्रोत होती है। उत्कृष्ट मार्शल कौशल एक प्रतिष्ठित पारिवारिक पृष्ठभूमि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब जनरल चेन को शिया टिनफेंग के फैसले के बारे में पता चला तो स्वाभाविक रूप से वे नाखुश हुए। तुम बदतमीज बच्चे, जनरल चेन गुस्से से भड़क उठे। क्या तुमने इलाके की जासूसी की है? क्या तुम दुश्मन को समझते हो? क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ छिपना पसंद करता है? क्या तुमने कोई पूछताछ की है? तुम देखने में भले ही ठीक ठाक लगो, लेकिन नौजवान, मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ। उसने तिरस्कार से भरे चेहरे के साथ कहा, अगर तुम में सच्ची काबिलियत नहीं है तो लापरवाही से आदेश मत दो। शिया टिनफेंग का धैर्य टूट चुका था और उसने संक्षिप्त रूप से जवाब दिया, जनरल चेन आप जो चाहे कर सकते हैं। इतना कहकर वह मुड़ा और तेजी से चला गया। जनरल चेन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपने सहायक की ओर रुख किया। आजकल के इन नौजवानों को देखो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सम्राट ने उसे भेजा है और मैंने तो सोचा था कि उसमें वाकई कुछ प्रतिभा होगी। कितना अप्रत्याशित। उसके बगल में खड़ा उसका सहायक कुछ असमंजस में दिख रहा था। जनरल, सहायक अधिकारी ने साहपूर्वक कहा, मुझे भी लगता है कि गाजिया की बात में दम है। फैन चांगशेंग अपनी उद्दंडता के लिए कुख्यात है। वह इन दूरस्थ पहाड़ों में छिपकर क्यों घूम रहा होगा? जनरल चेन इस बात से बेहद क्रोधित थे कि उनका अपना अधीनस्थ उनके ही खिलाफ खड़ा होता दिख रहा था। बकवास। मेरी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार फैन चांगशेंग अक्सर पहाड़ों में छिपकर डाकू का वेश धारण करता है, लूटपाट करता है और राहगीर व्यापारियों से जबरन वसूली के लिए जाल बिछाता है। वह अभी भागा है, उसके पास चांदी नहीं है और वह निश्चित रूप से ऐसी ही चालें चलेगा। सहायक अधिकारी चुप हो गया। फैन चांगशेंग ने सोचा, उसे डाकू बनने की जरूरत नहीं है। निंगुआन शहर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, व्यापारियों और हर तरह के लोगों से गुजार रहता है, किस्मत बनाने के लिए बेहतरीन जगह। इसके अलावा यह मौज मस्ती के लिए भी एक शानदार जगह है। शराब, औरतें, गाने, खांसी, ये तो गुंडों का आम व्यवहार है ना? अगली सुबह शाही वन सेना ने तुरंत अपना सामान समेटा और निंगुआन शहर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उसके एक आदमी ने अचानक पूछा, गाजिया, जनरल चेन और उनके सैनिकों का क्या हुआ? शिया टिनफेंग अपने घोड़े पर सवार होकर कठोर निगाहों से सीधे आगे देखते हुए सर पर दौड़ता चला गया। काफी देर बाद उसने जवाब दिया, उन्हें रहने दो, उन्होंने शुरू से ही उन पर भरोसा नहीं किया था, है ना? शिया रुकी मन ही मन शिकायत कर रही थी, अगर मैं सच में तुम्हारे साथ बच्चा नहीं चाहती तो क्या होगा? वह बहुत डरपोक थी और सिर्फ अपने मन में ही यह बात कह पा रही थी। ऊपरी तौर पर उसने कुछ हद तक अभिमानपूर्ण लहजे में पूछा, क्या आप दूसरों के बच्चों को पसंद नहीं करेंगे? वे फिर भी आपके ही बच्चे होंगे। झाओ जुनियाओ ने इस बारे में सोचा और अंत में जवाब दिया, मुझे भी पसंद आएंगे। लेकिन कुछ तो अलग सा लग रहा था। आखिर क्या अलग था? झाओ जुनियाओ ने अपनी भौहें सिकुड़ी, वह ठीक से बता नहीं पा रहा था। महिलाओं के मामले पेचीदा होते हैं। झाओ जुनियाओ ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया और उसे फिर से गले लगा लिया। हम बस आपके साथ बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कोई कारण नहीं। जिया रुकी। झाओ जुनियाओ ने अपने नीचे लेटी महिला को देखा, उसकी जटिल निगाहों ने उसे कुछ हद तक नाखुश कर दिया। वह उठा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर की ओर चल पड़ा। अरे महाराज, आप क्या कर रहे हैं? बच्चा पैदा करना, कुछ स्त्रियां मेरे बच्चे को जन्म देने का सपना देखती हैं, फिर भी मैं उनके पास जाने की जहमत तक नहीं उठाऊंगा। शिया रुकी की आंखों में आंसू आ गए थे। महामहिम, आपने अभी तक अपना रात्रि भोजन नहीं किया है, बाद में इसे पाने में अभी देर नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक शी चेन का निधन हो गया, 2 शी चेन पास हुए। शिया रुकी को याद भी नहीं था कि कितनी बार चीजें अवर्णनीय हो गई थी। बहरहाल वह अब उठ नहीं सकती थी, वह पूरी तरह से बेजान होकर कीचड़ की ढेर में बदल गई थी। झाओ जुनियाओ को अब भी उसे स्नानघर तक ले जाना पड़ा। तरोताजा होने और कपड़े बदलने के बाद जिया रुकी को बहुत भूख लगी थी और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। झाओ जुनियाओ ने दलिया का कटोरा लिया और उसे स्वयं खिलाया। इस व्यवहार से जिया रुकी सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गई। ये सोचकर कि देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति उसके बिस्तर के पास बैठा है और उसके मुंह में दलिया खिला रहा है, जिया रुकी अनायास ही प्रसन्न हो गई। ठीक, उसने ये तय कर लिया कि उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि वह उसे पसंद करती है या नहीं, लाड प्यार पाना ही उसे खुशी देता था। शाम का खाना खाने के बाद जिया रुकी को फिर से नींद आने लगी। वह अपनी पलकें खुली नहीं रख पा रही थी। जैसे ही झाओ जुनियाओ ने अपना सिर घुमाया, वह सो गई। दूसरी ओर झाओ जुनियाओ पूरी तरह से जागृत था। उसने उसे बिस्तर पर लिटाया, एक तरफ बैठ गया और लापरवाही से एक सैन्य रणनीति की किताब के पन्ने पलटने लगा। शांत वातावरण में एक ऐसा सुकून भरा माहौल था जो शरीर और मन दोनों को आराम देता था। अगले दिन जब तक शिया रुकी की नींद खुली, तब तक झाओ जुनियाओ जा चुका था। ज़ेड्यू ने हलचल सुनी और अंदर आ गई। सम्राट कहाँ हैं? जी यूए ने उत्तर दिया, सम्राट तो पहले ही जा चुके हैं। ओह, शिया रुकी कुछ देर तक सुस्ती से बैठी रही, फिर आखिरकार उठी। उसने अंगड़ाई ली और खिड़की से बाहर देखा। एक और साल बीत गया। उसने धीरे से कहा, बसंत आ रहा है, मुझे सोचना होगा कि अपने बगीचे में कौन सी सब्जियां लगाऊं। जब ज़ेड्यू अपनी मालकिन को कपड़े पहनने और नहाने में मदद कर रही थी, तो उसने कहा, आप जो चाहे लगा सकती हैं, मालकिन। शिया रुकी ने अपनी आंखें सिकुड़ी। क्या स्ट्रॉबेरी ठीक रहेंगी? जी यूए ने बेबसी से कहा, मालकिन, स्ट्रॉबेरी सब्जियां नहीं है। शिया रुकी के पास इसके कारण थे, हमें बसंत और गर्मियों में ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी, इसलिए मुझे खुद उन्हें उगाने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ज़ेड्यू ने इस बारे में सोचा। ये सच है। इंपीरियल किचन से नाश्ता बहुत ही शीघ्रता से पहुंचाया गया। वहां खीरे और झींगे के सूप का एक कटोरा, क्रिस्टल आकार के तले हुए पकौड़ों की एक प्लेट और सूप पकौड़ों की एक प्लेट थी, साथ ही कुछ ताजा साइड डिश भी थी। इसके अलावा तली हुई बटेर भी थी। शाओ जीजी ने कहा, ये तली हुई बटेर अभी अभी बर्तन से निकली है। शाही रसोई जानती है कि आपको मांस बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने खास तौर पर हमारे लिए एक बटेर पैक की है, ताकि आप इसकी ताजगी का स्वाद चख सकें। शिया रुकी ने उस पर एक नजर डाली और दूर से ही उसकी सुगंध महसूस की। हाथ धोने के बाद उसने चखने के लिए मांस का एक टुकड़ा तोड़ा। मांस नरम था, बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम। उसने आधी से ज्यादा बटेर खा ली, फिर उसने कुछ दलिया और कुछ तले हुए पकौड़े खाए। मेरा पेट भर चुका है। वह काफी संतुष्ट थी। ज़ेड्यू मुस्कुराते हुए दवाइयों का कटोरा लेकर आई। मालकिन, आपकी दवा लेने का समय हो गया है। शिया रुकी के चेहरे का भाव पल भर में प्रसन्नता से उदासी में बदल गया। इससे पहले कि वह चापलूसी भरी मुस्कान बिखेर पाती, ज़ेड्यू ने अपने हाथ कमर पर रख लिए। चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं। शिया रुकी के पास आज्ञाकारी होकर दवा का कटोरा उठाने और नाक बंद करके दवा को गटकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाही अध्ययन कक्ष में झाओ जुनियाओ ने अपने हाथ में मौजूद स्मारक को देखा और उनकी भौहें एक बार फिर से कसकर सिकुड़ गईं। ये सब निकम्मे लोग हैं। फिर भी फैन चांगशेंग भागने में कामयाब हो गया। उसने गुस्से से घूरते हुए कहा, मानो वह अपनी निगाहों से स्मारक में छेद कर देना चाहता हो। जियो झेंगली को हमसे मिलने के लिए बुलाओ। ली शेनगान कांपते हुए आज्ञा का पालन करने लगा। बाहर कदम रखते ही उसने जल्दी से छोटी झूठी को बुलाया। जल्दी करो, सम्राट ने जनरल शियाओ को शाही अध्ययन कक्ष में उपस्थित होने का आदेश दिया है। तेज पैरों वाली नन्ही झूठी हवा के झोंके की तरह दौड़ पड़ी। जनरल जियो बहुत जल्दी पहुंच गए। शाही अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही झाओ जुनियाओ ने उस पर स्मारक फेंक दिया। अपने आदमियों को देखो, सड़क पर घात लगाकर हमला किया गया। जनरल शियाओ को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने स्मारक उठाया और जल्दी से उस पर एक नजर डाली। क्या वह छोटा शैतान, उसके पास इतनी प्रतिभाएं हैं? झाओ जुनियाओ ने हल्की सी नाक सिकुड़ी। तुम्हें हमें स्पष्टीकरण देना होगा। जनरल शियाओ काफी शर्मिंदा दिखे। महाराज, मैंने उसके पीछे 100 घुड़सवार भेजे थे। 100 घुड़सवार? झाओ जुनियाओ ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। तुमने सिर्फ 100 घुड़सवार भेजे? तुम्हें अपने सैनिकों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। जनरल शियाओ को कुछ हद तक अन्याय का एहसास हुआ। तो फिर मुझे और क्या करना चाहिए था? झाओ जुनियाओ का सब्र टूट चुका था। तुम्हारे आदमियों को तो सिर्फ युद्ध लड़ना आता है। फैन चांगशेंग का गिरोह तो सिर्फ गुंडे और बदमाश
हैं, वे किसी भी घटिया चाल चल सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसे पकड़ पाओगे? जनरल शियाओ ने सिर झुकाया और कुछ देर सोचा। यह मेरी गलती थी। उन्होंने वर्षों तक युद्ध के मैदानों में लड़ाई लड़ी थी। उनके विरोधी हमेशा दुश्मन सैनिक ही होते थे, लेकिन बदमाशों और गुंडों के मामले में उन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। जनरल शियाओ एक घुटने पर बैठ गए। महाराज, मैं अपनी विफलता का प्रायश्चित करने और स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए उसे पकड़ने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए तैयार हूँ। झाओ जुनियाओ ने अधीरता से हाथ हिलाया। बस करो, बस करो। अगर तुम चले गए तो राजधानी में स्थित 3 महान शिविरों का क्या होगा? जनरल शियाओ, वह मन ही मन विरोध कर रहे थे। दोनों में से कोई भी समाधान उन्हें स्वीकार्य नहीं था। आखिर महाराज उनसे क्या करवाना चाहते थे? आप अभी जा सकते हैं, हम इस पर आगे विचार करेंगे। जनरल शियाओ एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन अंततः उन्होंने उत्तर दिया, जी महाराज। झाओ चेन महल छोड़ने के बाद भी वह कुछ हद तक स्तब्ध सा महसूस कर रहा था। क्या सम्राट ने मुझे डांट कर भेज दिया? बिना कोई काम सौंपे सैनिक हमेशा असफलता का प्रायश्चित अच्छे कर्मों से करने की बात करते हैं। ये आखिर चल क्या रहा है? जनरल शियाओ को बर्खास्त करने के बाद झाओ जुनियाओ बेहद चिढ़ गया था। वह साक्षात शैतान, उसे भला कौन वश में कर सकता है? ली शेनगान ने सम्राट को देखा, जिन्होंने पहले एक के बाद एक चाय के घूंट लिए और फिर बाद में अपने चाय के कप को कसकर पकड़ लिया। ध्यान भटकने के एक क्षण में चाय का कप टूट गया और झाओ जुनियाओ के हाथ से तुरंत खून बहने लगा। ली शेनगान लगभग डर के मारे उछल पड़ा। पुकारो, शाही चिकित्सक को बुलाओ। झाओ जुनियाओ ने उसे घूर कर देखा। तुम तिल का ताड़ बना रहे हो। ली शेनगान आंसू बहाने की कगार पर था। उसकी अपार चिंता एक ही विनती में परिणत हुई, हे महाराज, अपने ड्रैगन शरीर की रक्षा कीजिए। शाही डॉक्टर झां को आने में थोड़ी देर हो गई। ली शेनगान लगातार बुदबुदाते हुए उसे तेजी से शाही अध्ययन कक्ष की ओर खींच ले गया। अरे अरे, धीरे चलो, मैं अभी शियाजियो के घर से आया हूँ और मैंने अभी तक पानी की एक घूंट भी नहीं पी है। ली शेनगान घबरा गया। जल्दी करो, शाही डॉक्टर झां, सम्राट घायल हो गए हैं। अरे, सम्राट घायल हो गए? शाही डॉक्टर झां की आंखें चौड़ी हो गईं। तो चलो जल्दी करें। ये कहते हुए शाही डॉक्टर झां, जो कुछ क्षण पहले मुश्किल से चल पा रहे थे, अब हवा की तरह तेज गति से चलने लगे। ली शेनगान उसके पीछे पीछे चल रही थी और उसे देख रही थी। हम गलियारे में उन दोनों पुरुषों के बीच हुई बातचीत झाओ जुनियाओ के कानों तक पहुंची। एक एक शब्द स्पष्ट था, लेडी शिया, रुको। लेडी शिया का भाई, बस उसी की तरह कुछ स्थानीय बदमाश लोग। शाही वन सेना के 100 सैनिक ही उससे निपटने के लिए काफी होंगे। निंगुआन शहर राजधानी के उत्तर पश्चिम में स्थित था। मैदानी इलाके में स्थित होने के कारण इसे एक रणनीतिक किला माना जाता था। उत्तर और दक्षिण की ओर यात्रा करने वाले व्यापारी लगातार इसे होकर गुजरते थे। शहर में प्रवेश करने से पहले ज़िया टिनफेन ने सभी घोड़ों और रथों को अलग कर दिया। उसने उन्हें रखने के लिए शहर के बाहर एक जगह ढूंढी और कुछ आदमियों को उनकी निगरानी के लिए तैनात किया। उसने स्वयं लगभग 100 आदमियों का नेतृत्व करते हुए उन सभी को आम नागरिकों के वेश में रहने को कहा। गार्ड शिया, हमारे हथियारों का क्या होगा? एक सैनिक ने पूछा। वे युद्ध में जा रहे थे, वे बिना हथियारों के कैसे जा सकते थे? शिया टिनफेन ने सीधे जवाब दिया, हर आदमी को एक छोटी कतार मिलेगी। बाकी सब छोड़ दो। क्या ये तो ठीक नहीं लग रहा? सभी सैनिकों में हैरानी की फुसफुसाहट फैल गई। 100 से अधिक आदमियों के साथ, जिनमें से सभी जरूरी नहीं कि खंजर चलाने में कुशल हों, क्या वे सचमुच केवल उन्हीं के दम पर जीत सकते थे? शिया टिनफेन ने सिर हिलाया। लंबी तलवारें बेकार होंगी, छोटी कटारें ही काफी होंगी। इतना कहकर उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उन सैनिकों ने अनिश्चितता भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। यहाँ तक कि शाही वन सेना के वे लोग भी, जिन्होंने उसकी असली काबिलियत देखी थी, इस पूरे प्रयास पर सवाल उठाने लगे। क्या सैनिक अपने प्राथमिक हथियारों के बिना युद्ध में जा रहे हैं? गार्ड, ज़िया मार्शल आर्ट का उस्ताद है, लेकिन उसने कभी सेना का नेतृत्व नहीं किया है। क्या वह सचमुच ये कर पाएगा? वे सोच रहे थे। हालांकि ज़िया टिनफेन चिंतित नहीं था। उसने आत्मविश्वास से लगभग 100 आदमियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। एक साथ 100 आदमी बहुत बड़ा निशाना बन जाते हैं। हम अलग अलग हो जाते हैं। उसने घोषणा की, तुम और तुम इन 20 आदमियों को लेकर दक्षिणी द्वार से प्रवेश करो। तुम दोनों टुकड़ियां उत्तरी द्वार से प्रवेश करो। शिया टिनफेन ने कुशलतापूर्वक अपने आदेश दिए। 100 सैनिकों को तुरंत उनके स्थान सौंप दिए गए। तैनाती तार्किक और पूरी तरह से समन्वित थी। उनके आत्मविश्वास से भरे व्यवहार ने सभी के मन में उनके आदेशों का पालन करने की अवचेतन इच्छा जगा दी। अजीब बात है ना? किसने कहा कि उसने कभी सेना का नेतृत्व नहीं किया? वह इसमें काफी कुशल है। वास्तव में जब वे आपस में बुदबुदा रहे थे, तभी ज़िया टिनफेन ने गरजते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ। जी महाराज। शाही वन सेना ने एकमत होकर तुरंत आज्ञा का पालन किया। जब तक शाही वन सेना निंगुआन शहर पहुंची और अपने लक्ष्य की तलाश शुरू करने की तैयारी कर रही थी, तब तक जनरल चेन के आदमियों को भी एक सुराग मिल चुका था। जनरल को रिपोर्ट, हमारी जांच से पता चलता है कि फैनचांग के अपहरण के बाद उसके अपहरणकर्ता उसे लेकर निंगुआन शहर की ओर भाग गए। निंगुआन शहर। जनरल चेन की आंखें गुस्से से फटी रह गईं। वह नौजवान सच में सही था। आगे बढ़ो, हम निंगुआन की ओर कूच करेंगे। भले ही हम एक कदम पीछे हैं, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं खो सकता। हमें अभी भी आगे बढ़ना है, उसने सोचा। इसी बीच निंगुआन शहर के अंदर सड़कें लोगों से भरी हुई थी। हर जगह नाश्ता और सब्जियां बेचने वाले विक्रेता नजर आ रहे थे। ऊपरी तौर पर सब कुछ ठीक लग रहा था। ये शहर उन अफवाहों से बिल्कुल अलग था जिनमें उसे किसी शैतान के अवतार के अत्याचारों से ग्रस्त और घोर संकट में डूबा हुआ बताया जाता था। 3 चेन बाद इंपीरियल फॉरेस्ट आर्मी की टुकड़ियों ने सरसरी तलाशी पूरी कर ली थी और शहर के केंद्र के पास फिर से एकत्रित हो गई थी। पूरब में कुछ नहीं है, पश्चिम की तरफ सब कुछ ठीक है, दक्षिण भी सामान्य है, उत्तर के लिए भी यही बात लागू होती है। शिया टिनफेन ने सिर हिलाया। कोई बड़ी घटना नहीं हुई। लगता है उस आदमी ने अभी तक कोई परेशानी खड़ी नहीं की है। शायद उसने मन ही मन कई संभावनाओं पर विचार किया। उसने चारों ओर नजर घुमाई, फिर लापरवाही से एक राहगीर को किनारे खींच लिया। दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि निंगुआन शहर में जुआघर और शराबखाने कहाँ हैं? उस आदमी ने उसे एक जटिल नजर से देखा और फिर दक्षिण की ओर इशारा करते हुए कहा, शहर के दक्षिण की पूरी सड़क। आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़िए। ज़िया टिनफेन ने कुटिल मुस्कान दिखाई। धन्यवाद। वह आदमी बड़बड़ाते हुए चला गया। कितना सभ्य दिखने वाला नौजवान है। वह ऐसी जगह क्यों जाएगा? शिया टिनफेन अपने आदमियों के पास लौट आया। शहर के दक्षिण में मेरे संकेतों पर नजर रखो। हम अलग अलग होकर उन्हें घेर लेंगे। उन्हें भागने मत देना। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। उनमें से एक ने पूछा, गाज़िया, आपके अनुसार कितने लोग हैं? शिया टिनफेन ने जनरल चेन के साथ मौजूद आदमियों की संख्या पर विचार किया और फिर जवाब दिया, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं। शायद 20 से 30। शिया टिनफेन ने सोचा, जनरल चेन एक युद्ध क्षेत्र कमांडर हैं, जो स्थानीय गुंडों के तौर तरीकों से अनभिज्ञ हैं। 20-30 लोग एक साधारण चाल का इस्तेमाल करके आसानी से किसी को अगवा कर सकते हैं। इससे ज्यादा होने पर पकड़े जाने का खतरा होगा, इससे कम होने पर सफलता नहीं मिलेगी। ये संख्या लगभग सही लगती है। समूहों में आगे बढ़ो। ज़िया टिनफेन ने आदेश दिया। फिर वह अपने आदमियों को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़ा। उनकी हरकतें देखने में तो बेतरतीब लग रही थी, लेकिन वास्तव में वे बेहद सुनियोजित थी। और ठीक उसी क्षण जनरल चेन अपने 100 घुड़सवारों के साथ एक भव्य और प्रभावशाली जुलूस के रूप में पहुंचे। बिना किसी संकोच के वे सीधे शहर में घुस गए। शहर के द्वारपालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जनरल चेन ने राजधानी के 3 महान शिविरों से प्राप्त अपना चिन्ह दिखाते हुए कहा, निंगुआन शहर में एक भगोड़ा है, मुझे उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। पहरेदार ने जनरल चेन के पीछे मौजूद घुड़सवार सेना की टुकड़ी पर एक नजर डाली और हिचकिचाते हुए उन्हें आगे जाने का इशारा किया। समस्या शहर के पहरेदार नहीं थे, डर तो आम जनता में था। जहां भी घुड़सवार सेना गुजरती, दहशत फैल जाती। ये हर जगह के आम लोगों की खासियत थी। सैनिकों को देखते ही उनकी पहली प्रवृत्ति भागने की होती थी, चाहे कारण कुछ भी हो। वे जितनी तेजी से हो सके भागते थे। आगे वाले भागते थे और पीछे वाले उनका पीछा करते थे। अगर आप उनसे कारण पूछते तो उन्हें पता नहीं होता। वे बस इतना जानते थे कि भागना ही सही काम है। जैसे ही शिया टिनफेन और उसके साथी शहर के दक्षिणी भाग में पहुंचे, उन्होंने सामने एक मुख्य सड़क देखी।
आम लोगों की भीड़ बेतहाशा विपरीत दिशा में भाग रही थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी और उनकी भागने की गति हर पल और भी तेज होती जा रही थी। शिया टिनफेन के मन में उत्साह की एक लहर दौड़ गई। क्या वह आदमी आखिरकार सामने आ ही गया? उसने तुरंत अपने शाही वन सेना के सैनिकों को इशारा किया, जल्दी चलो। हालांकि जैसे ही शाही वन सेना चारों दिशाओं से इलाके को घेरने की तैयारी कर रही थी, जनरल चेन सड़क के दूसरे छोर पर अपने ऊंचे घोड़े पर सवार होकर अपनी घुड़सवार सेना का पूरी रफ्तार से नेतृत्व करते हुए प्रकट हुए। भीड़ भरी सड़क पर पूरी रफ्तार से घोड़े की सवारी। ज़िया टिनफेन मन ही मन गुस्से से उबल रहा था। ये सड़क आम नागरिकों से भरी है, क्या उसे किसी को चोट पहुंचाने का डर नहीं है? ये क्या बकवास है? मैंने कभी आम लोगों को परेशान नहीं किया, यहाँ तक कि जब मैं एक स्थानीय गुंडा था तब भी नहीं। और तुम, एक जनरल, इस तरह मुख्य सड़क पर घोड़े की सवारी कर रहे हो? बिल्कुल कमीने, अगर मैं कर सकता तो मैं वहां जाकर उसे घोड़े से नीचे गिरा देता और उसकी खोपड़ी फोड़ देता, ये देखने के लिए कि क्या उसमें कुत्ते की गंदगी भरी है। शिया टिनफेन ने अपने सैनिकों की ओर एक नजर डाली। उनकी शाही वन सेना की टुकड़ी के प्रत्येक सैनिक के चेहरे पर घोर निराशा के भाव थे। जनरल चेन, जो पहले ही घोड़े पर सवार होकर आगे निकल चुके थे, की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखते हुए ज़िया टिनफेन ने आदेश दिया, भाइयों, हम अभी पीछे हट रहे हैं। इतना कहकर वह अपने आदमियों को लेकर जनरल चेन की विपरीत दिशा में चल पड़ा। छोटी सी टुकड़ी उमड़ती हुई भीड़ में तुरंत गायब हो गई। तो तुम इतनी धूमधाम से तलाशी लेना चाहते हो? ठीक है, ले लो। मैं अब ये खेल नहीं खेल रहा। अन्य कस्बों की तरह निंगुआन शहर में भी ऐसे कई स्थान थे जो स्थानीय संभ्रांत वर्ग, धनी उपद्रवियों और बिगड़े हुए खानदानों के लिए पनाहगाह का काम करते थे। ये जगहें आधुनिक रेड लाइट इलाकों जैसी थी, जिनमें जुआघर, शराबखाने, वेश्यालय और कुत्तों व अन्य जानवरों के बाजार हुआ करते थे। एक जैसे लोग एक ही जगह इकट्ठा होते थे, इसलिए ये प्रतिष्ठान आमतौर पर एक ही क्षेत्र में केंद्रित होते थे। निंगुआन शहर में ये दक्षिणी गली थी। शिया टिनफेन ने अपने आदमियों का नेतृत्व करते हुए दक्षिणी सड़क पर गुप्त रूप से तलाशी अभियान चलाया। गार्ड ज़िया, हमने सभी शराबखानों की जांच कर ली है, कुछ नहीं मिला। ज़िया की रक्षा करो, वेश्यालय भी साफ हैं। गार्ड ज़िया, पक्षी और कुत्ते के बाजारों में भी कुछ नहीं मिल रहा है। शिया टिनफेन की आंखें सिकुड़ गईं। अगर ऐसा है तो वे जरूर किसी जुए के अड्डे में होंगे। आधे चेन के बाद शिया टिनफेन और उसके आदमी निंगुआन शहर के सबसे बड़े जुआघर चांगशेन जुआघर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। अंदर बहुत सारे लोग हैं, ज़िया टिनफेन ने कहा। मैं अपने साथ 10 आदमियों को अंदर ले जाऊंगा। बाकी आप लोग 20-20 लोगों की टीम बनाकर चारों दिशाओं से घेरा बना लें और शेष 10 लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दें। हाँ, अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। शिया टिनफेन ने अपनी कतार की स्थिति की दोबारा जांच करने के बाद अपने आदमियों को लेकर जुआघर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हत्या का अपना पहरेदार था। ज़िया टिनफेन की नजर चारों ओर घूमी और अंत में सबसे बड़ी जुए की मेज पर आकर रुकी। वह धीरे-धीरे पास पहुंचा और देखा कि मेज के दोनों ओर एक व्यक्ति बैठा है। दोनों पाइप से धुआं निकाल रहे हैं और धुएं से ढके हुए हैं। 2 आदमी, दोनों अनुभवी लग रहे थे। इनमें से कौन हो सकता है? उसे अपने आसपास की चीखों से तुरंत अपना जवाब मिल गया। सेकंड मास्टर फैन चांगशेन, क्या वह फैन परिवार का दूसरा बेटा नहीं था? ज़िया टिनफेन ने उसे गौर से देखते हुए अपने होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी। वह व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था, औसत कद काठी का, छोटा और दुबला पतला। उसका माथा गहरा था और आंखें मूंग दाल के दानों जितनी छोटी थी। उसने काला चोगा पहना हुआ था और अंगूठी में एक चमकदार ज़ेड की अंगूठी थी। उसके हाथों पर कठोर निशान थे, जो निरंतर मार्शल अभ्यास का संकेत देते थे। फैन चांगशेन ने पासे का प्याला हवा में जोर से हिलाया और फिर उसे पटक दिया। उसके आसपास के लोग इतने उत्साहित हो गए मानो उनमें मुर्गी का खून भर दिया गया हो। छोटा, 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 मुझे यकीन है छोटा। फैन चांगशेन की छोटी-छोटी आंखों में गर्व झलक रहा था। मुस्कुराते हुए उसने मेज के उस पार बैठे अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा और एक भयावह मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? सामने खड़ा व्यक्ति, नीले वस्त्र पहने, चौड़ी छाती और दाढ़ी वाला, देखने में भी किसी काम का नहीं लग रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक चांदी का नोट मेज पर पटक दिया। मुझे लगता है कि यह छोटा होगा। शाबाश। फैन चांगशेन ने तुरंत पासे का प्याला खोल दिया। बड़े, जीत गए, हम जीत गए। आह, भीड़ ने खुशी और निराशा दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दी। नीली वर्दी पहने व्यक्ति कुछ निराश लग रहा था और जाने के लिए उसने अपना हाथ उठाया। अब मैं नहीं खेलूंगा। फैन चांगशेन नाराज होकर अचानक उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं, द्वितीय मास्टर फैन, अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ हूं और तुम जाना चाहते हो? उसकी आवाज दबंग और घमंडी थी। निचले दर्जे के लोग सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और जब उसने मेज पर जोर से हाथ पटका तो तुरंत ही बहुत सारे लोग उसके चारों ओर जमा हो गए। लगभग 20-30 लोग थे। नीली वर्दी वाला आदमी लगभग पेशाब ही कर बैठा। जी, दूसरे स्वामी, मेरे पास सचमुच अब चांदी नहीं बची है। फैन चांगशेन के चेहरे पर घोर अहंकार झलक रहा था। अगर सिल्वर नहीं मिला तो तुम खुद को गिरवी रख सकते हो। एक हाथ और दूसरा मास्टर आपके साथ 3 राउंड खेलेगा, एक टर्न, और मैं तुम्हारे साथ 5 राउंड खेलूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? नीली वर्दी वाला आदमी इतना डर गया कि वह लगभग घुटनों के बल बैठ गया। दूसरे स्वामी, मैं, नीली वर्दी पहने उस व्यक्ति ने रोते हुए बहुत सी बातें कही। शिया टिनफेन मुंह में घास का एक तिनका लिए हुए तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। बकवास, पता चला कि वह काया है। इतना कहकर वह आगे बढ़ा, नीली वर्दी वाले आदमी को लात मारकर एक तरफ धकेल दिया और अपने मुंह से घास थूक दी। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। दूसरे मास्टर फैन ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और तिरस्कार भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम, उसे गौर से देखने के बाद दूसरे मास्टर फैन हंसे। क्या तुम्हारे पास सिल्वर है? बस एक हाथ दांव पर लगा दो। दोनों ने लगभग एक साथ कहा। अच्छा। फैन चांगशेन ने अपना चोला झटककर वापस बैठ गया। उसकी मूंग दाल जैसी आंखें उत्साह से चमक रही थी। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। अगर आज तुम मुझे खुश कर दोगे तो चाहे तुम्हें अपना एक हाथ ही क्यों न गंवाना पड़े, मैं तुम्हें फिर भी अपना दोस्त मानूंगा। फैन चांगशेन को शायद ही कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो जो उसकी अपनी घिनौनी रुचियों से इतना सटीक रूप से मेल खाता हो। शिया टिनफेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और लापरवाही से पासे रखने का कप उठाकर उन पर सरसरी नजर डाली। निरीक्षण करने के बाद उसने उंगली से झटका देकर उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर फेंक दिया। तुम पहले जाओ। फैन चांगशेन ने उन्हें वापस उछाल दिया। मैं तुम्हें पहली बारी देता हूँ, तुम पहले जाओ। शिया टिनफेन ने ऊपर देखा और उसे घूरकर पूछा, क्या तुम सच में आश्वस्त हो? बिल्कुल, ये तो अनिवार्य है। जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। शिया टिनफेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और पासे का प्याला हिलाने लगी। थोड़ी देर बाद प्याला नीचे रख दिया गया। फैन चांगशेन ने मेज पर हाथ पटका। मैंने बड़ी रकम पर दांव लगाया था। क्या कोई मेरी शर्ट पर नजर रख रहा है? आसपास के लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर सबने अपनी अपनी चांदी की जेबें निकाल ली। शर्ट लगाओ, बड़ी शर्ट लगाओ। गली के गुंडों के सरगना के रूप में फैन चांगशेन को वह जहां भी जाता था चापलूसी मिलती थी। शिया टिनफेन फिर मुस्कुराया। तुमने बड़ी शर्ट लगाई है, इसलिए मैं छोटी शर्ट लगाऊंगा। इतना कहते ही उसने तुरंत कप खोल दिया। 1 2 3 अंक, ये तो बहुत कम है। बधाई हो युवा स्वामी, आपका आदरणीय उपनाम क्या है? कसिनो के जुआ अधिकारी ने विनम्रतापूर्वक पूछा। शिया टिनफेन ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और फैन चांगशेन की ओर देखा। दूसरे गुरुजी, शर्त तो शर्त होती है। फैन चांगशेन, जो कई वर्षों से जियांगडू में घूम रहा था, वेश्यालयों और जुआघरों में जाता था, उसे शायद ही कभी कोई प्रतिद्वंद्वी मिला हो। लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। शिया टिनफेन ने ताना मारते हुए एक और राउंड खेला। आप फिर हार गए, द्वितीय स्वामी। शि चेन के अगले आधे भाग में द्वितीय मास्टर फैन ने कुल 24 राउंड गंवा दिए। उनके पास मौजूद हजारों चांदी के सिक्के पूरी तरह से नष्ट हो गए। जब उसने दोबारा जाने पर जोर दिया तो ज़िया टिनफेन ने तिरस्कारपूर्वक पूछा, तुम किस बात पर शर्त लगा रहे हो? दूसरे मास्टर फैन ने चारों ओर देखा और उसे कहीं भी चांदी नहीं मिली। फिर वह चिल्लाया, मैं अपनी बांह दांव पर लगाता हूँ। अच्छा, परिस्थिति पलट गई और ज़िया टिनफेन विजयी भेड़िए की तरह मुस्कुराया। पासे का प्याला फिर से ऐसे घुमा मानो आकाश और पृथ्वी घूम रहे हों।
15 मिनट से भी कम समय में फैन चांगशेंग 3 और राउंड हार गए। तुम 3 राउंड हार चुके हो। एक हाथ। फैन चांगशेंग को जन्म से ही उच्च संस्कारों में पाला पोसा गया था और उसने कभी ऐसे घिनौने मामले का सामना नहीं किया था। हाथ काटना नामुमकिन। गली के गुंडों को ईमानदारी की कोई परवाह नहीं होती। मैंने कभी नहीं कहा कि यह किसका हाथ था। भाइयों, उसे पकड़ो, उसकी बांह काट दो और कुत्तों को खिला दो। उसके बाद देखते हैं तुम पासा कैसे खेलते हो। वही ये बात एक कुटिल मुस्कान के साथ कहने के बाद उसका पहले से ही बदसूरत चेहरा पल भर में एक मेढक की तरह घिनौना हो गया। शिया टिनफेंग को इस कदम की पहले से ही आशंका थी। उसने तुरंत अपने पैर की उंगलियां थपथपाई और अपनी सीट से उछल पड़ा। तुम्हारे भी भाई हैं और मेरे भी। शाही वन सेना के 10 सादे कपड़ों वाले सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। दोनों पक्षों ने अपने चमचमाते हथियार निकाल लिए और आमने सामने हो गए। कैसीनो में मौजूद जुआरी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, जिससे पूरा इलाका अराजकता में डूब गया। फैन चांगशेंग के गुंडे अपनी चमकीली तलवारों के साथ आगे बढ़े। जिया टिनफेंग के रक्षक भी, जिनमें से प्रत्येक के पास एक छोटी कटार थी, उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। आह, धिक्कार है, मुझे किसने काटा? तेरी दादी को धिक्कार है, तूने ही मुझे पहले काटा था। तेरे बाप को धिक्कार है, साफ है कि तुमने ही सबसे पहले मुझे काटा था। दो छोटे बदमाश कंधे से कंधा मिलाकर बहस करने लगे। कुछ ही देर बाद दो अन्य बदमाश भी इसी कारण से आपस में भिड़ गए। शिया टिनफेंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, इतनी छोटी जगह है और ज्यादातर गुंडे मार्शल आर्ट नहीं जानते। घबराहट में तलवारें चलाते हुए कौन जाने किसे मारेंगे, इसलिए आमने सामने की लड़ाई बेहतर है। एक एक करके गिराते जाओ। फैन चांगशेंग को शायद ही कभी उकसाया जाता था और वह शायद ही कभी लड़ता था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके अधीन ये बदमाश इतने बेवकूफ हो सकते हैं। तुम सब यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर उसने एक को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और जिया टिनफेंग पर वार किया। शिया टिनफेंग ने एक शानदार बैकफ्लिप किया और पलक झपकते ही उसके पीछे लैंड कर गया। क्लैंग, तलवार जमीन पर गिरी। फैन चांगशेंग अपनी कलाई पकड़े हुए दर्द से कराहते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। जिया टिनफेंग ने लात मारी। फैन चांगशेंग ने समय रहते अपना शरीर मोड़ा और एक तरफ लुढ़क कर हमले से बच गया। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।